मालूम था कि ब्लैक टाइगर ग्रुप का ऐसा, वहां पर जो जो लोग खड़े थे उन लोगों को नहीं मालूम था कि ब्लैक टाइगर का ऐसा भी हाल हो सकता है। और वहां पर एक आदमी था, वो वैंग से कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से जल्दी चला जाना चाहिए, तुमने ब्लैक टाइगर से पंगा ले लिया है और वो लोग अब तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और दूसरा उसके साथ पास में ही खड़ा होता है, वो भी कहता है कि हाँ, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वैंग कहता है कि आपका तो ठीक है, मैं जहाँ से जाने वाला हूँ। और उसके पीछे से वही बूढ़ा इंसान आ जाता है और कहता है कि तुम्हारा नाम वैंग है ना, क्या तुम मेरे साथ चाय पीने पसंद करोगे? और वैंग कहता है हाँ, क्यों नहीं। और वो एक चाय पीने के रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि मेरे एक्सपीरियंस से तुम पक्का सेकंड स्टेज पर होगे गोल्डन पाम स्ट्राइक के, है ना? क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारी एज कितनी है? और वैंग अपने मन में सोचता है कि ओ माय गॉड, ये बुढ़ा तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने मुझे सिर्फ देखकर ही बता दिया कि मैं कौन से स्टेज पर हूँ। और वो कहता है कि आई एम 21 ईयर्स ओल्ड और मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि ओ माय गॉड, 21 ईयर्स, तुम इतने छोटे होकर गोल्डन पाम स्ट्राइक के सेकंड स्टेज तक पहुंच सकते हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया। वैंग कहता है कि आप मुझे हवा में उड़ा रहे हैं, मैं इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ और आपका जो ताइजी फिस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा हाई स्टेज पर है। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि उसके एक रिक्वेस्ट है, क्या वो पूरी करेगा? चैप्टर नंबर 50। वैंग कहता है कि आप बताइए तो मैं जरूर पूरा करूंगा। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि उसे वो अपनी ताइजी की जो टेक्निक है वो गोल्डन पाम स्ट्राइक के खिलाफ एक बार यूज करनी है। वैंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरी जो गोल्डन पाम स्ट्राइक है ना, वो फोकस करती है फोर्स पे और स्ट्रेंथ पे, और मैं गलती से तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। आप पहले ही इतने बूढ़े हैं, एक दो चोट और लग जाएगी तो कहीं मर ना जाए। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि अरे तुम मुझे इतना भी कमजोर मत समझो, तुम मुझे इतनी भी आसानी से हरा नहीं पाओगे, क्यों ना एक फ्रेंडली मैच हो जाए। वैंग भी कहता है तो ठीक है, फिर आपसे कुछ सीखने को मिलेगा। वैंग अपने मन में सोचता है कि वो अपनी पूरी एनर्जी यूज नहीं करेगा, कहीं उनको चोट ना लग जाए। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि पहले तुम हमला कर सकते हो, लेकिन वो कहता है कि आप बड़े हो, आप कर सकते हो। लेकिन वो बूढ़ा इंसान कहता है कि अगर उसने पहले हमला कर दिया तो वो दोबारा हमला करने के लायक नहीं रह पाएगा। और तुम चिंता मत करो, पहले तुम हमला करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वैंग अपना गोल्डन पम्प स्ट्राइक एक्टिवेट करता है और 30% एनर्जी ही यूज करता है और फुल स्पीड में उस बूढ़े की इंसान की तरफ बढ़ता है। लेकिन वो बस अपना थोड़ा सा हाथ हिलाता है और उसकी पाम को स्ट्राइक से बच जाता है और उसके हाथ पर मोड़कर उस पर हमला कर देता है। वैंग कहता है कि अपने मन में कि वो इतना ज्यादा फास्ट है कि वो उसकी मूवमेंट देख भी नहीं पाया, और जो उसने उस पे थोड़ी सी हाथ मारा था ना, उससे वो बहुत ज्यादा पीछे घिसर चला गया था। और वैंग अपने मन में सोचता है, वाओ, इसने बस मुझे थोड़ा सा धक्का दिया और मैं इतनी दूर पीछे आ गया। ये अंकल कितने ज्यादा एक्सपर्ट हैं और इन्होंने बस अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ यूज करी है मेरे खिलाफ और मैं इतनी दूर आ गया हूँ। अगर वो थोड़ी सी और स्ट्रेंथ यूज करते तो मैं नीचे गिर जाता। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि उसने रोटेशन और सॉफ्ट फोर्स की स्ट्रेंथ यूज करी है और ये ही ताइजी की स्ट्रेंथ है, और अगर तुम अपना पूरा नहीं दोगे तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। वैंग कहता है कि उसे माफ कर देना, वो बहुत ज्यादा घमंडी हो गया था और अब वो अपना पूरा एनर्जी यूज करेगा, लेकिन बस थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि हा, और अपना लेकर तो आओ आओ। वैंग जोर से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज मुझे सिखाओ। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आ जाना यार। वैंग अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता है और उसकी तरफ बढ़ता है और फिर हमें दिखता है कि आगे वो लोग चाय पी रहे हैं और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि आज तो मजा ही आ गया तुम्हारे साथ फ्रेंडली मैच करने के बाद। और फिर हम देखते हैं कि वैंग का गाल पूरा सूजा हुआ है, उस बूढ़े इंसान ने उसकी पूरी पिटाई कर दी। वैंग कहता है कि आपका थैंक यू, मुझे भी आपसे सीख के बड़ा मजा आया। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि इतनी छोटी एज में तुमने इतनी डीप इनर एनर्जी कहाँ से सीख ली? तुम्हारा जो लड़ाई में ज्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा पाए, और अगर तुम अपने फुल पोटेंशियल पर आ गए तो तुम्हारा जो गोल्डन पाम स्ट्राइक है ना, वो बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें और ज्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस लेना होगा। वैंग कहता है थैंक यू आपकी एडवाइस के लिए। और वैंग कहता है कि भी एक रिक्वेस्ट है। वो कहता है कि उसे भी ताइजी सीखनी है आपसे, और क्या आप वो उसे सिखाएंगे? वो उसका चेला बनने के लिए तैयार है। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि तुमने अभी गोल्डन पाम स्ट्राइक भी मास्टर नहीं करी है और तुम ताइजी सीखना चाहते हो, इससे तुम्हारे गोल्डन पाम स्ट्राइक और दोनों ताइजी दोनों ही स्लो हो जाएंगे। वैंग कहता है कि वो गोल्डन पाम स्ट्राइक को अपने आप ही सीख लेगा और वो बहुत ज्यादा जल्दी सीखेगा, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि गोल्डन पाम स्ट्राइक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन अगर वो आप जितने कोई स्ट्रॉन्गर के सामने आएगा तो वो आसानी से हार जाएगा, और अगर वो ताइजी भी सीख लेगा तो वो ब्लॉक और अटैक भी एक साथ कर सकता है। और ताइजी जो उसकी गोल्डन पाम की जो वीकनेस है, जो गोल्डन पाम स्ट्राइक नहीं कर सकती है, उसे भी वो कवर कर सकता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है और उसे कोई आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकता है। वो बूढ़ा इंसान कहता है कि
तुम्हारे सोचने का तरीका मुझे पसंद आया। और वो कहता है कि गोल्डन पाम स्ट्राइक बुद्धा की टेक्निक है और ये दयालु और माफी स्पिरिट से बनी है और तुम बहुत ज्यादा घमंडी नहीं बने हो और तुमने और लोगों को इस स्किल से चोट नहीं पहुंचाई है। इसका मतलब है तुम्हारा दिल साफ है और तुम्हारा कोई बुरा इरादा नहीं है, तो मैं तुम्हें अपना चेला बनाने के लिए तैयार हूँ। और यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 51। वैंग उस बूढ़े इंसान के सामने घुटने टेकता है और कहता है कि मुझे शिष्य बनाने के लिए आपका धन्यवाद और अब मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वो बूढ़ा इंसान कहता है कि खड़े हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। और उस बूढ़े इंसान को नहीं लगा था कि वो बस ऐसे ही बाहर घूमने के लिए निकला था, उसे इतना बढ़िया शिष्य मिल जाएगा। और वो कहता है कि अरे जल्दी उठो, मुझे तुम्हें और भी बहुत सारी चीजें बतानी है। वो कहता है कि मेरा नाम ली जेंग है और मैं ताई जी मेरे एंसेस्टरों से सीखा हूँ और हम कोई बाहर वालों को ये ताई जी नहीं सिखाते। और वैंग अपने मन में सोचता है कि क्या बाहर वालों को नहीं सिखाते, और ये इंसान ली जेंग मुझे सिखाने को तैयार हो गया है। लगता है ये मुझे अपनी फैमिली की तरह मानता है। वैंग कहता है कि मास्टर आप चिंता ना करें, मैं पूरी शिद्दत से काम करूंगा और आप जो कहेंगे वही करूंगा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ली जेंग कहता है कि सीखो जितना तुम्हें सीखना है, लेकिन अब तुमने मेरा क्लैन ज्वाइन कर लिया है तो तुम कोई बुरे काम मत करना, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें सजा देने वाला मैं ही होऊंगा। मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा और क्या पता तुम्हें मार भी दूं। और वैंग अपने मन में सोचता है कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रेशर ली जेंग उस पर क्रिएट कर रहा है, ये का ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट है और उसने एक सही मास्टर को चुन लिया है। वैंग कहता है कि आप चिंता ना करें मास्टर, मैं ऐसे काम कभी नहीं करता, मैं एक अच्छे दिल वाला इंसान हूँ। और वो ली जेंग कहता है कि तो ठीक है, फिर मेरे कप में चाय डालो। और फिर वो वहां से चले जाते हैं। वैंग अपने दोस्तों से मिलता है और उसका दोस्त लीपिंग कहता है कि वैंग क्या तुम सच्ची में एक महंगी ब्रांडेड कार खरीदना चाहते हो हमारे लिए? अरे ये तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च होने की बात हो गई ना। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम मेरे कंपनी के शेयर होल्डर जो हो और तुम दोनों के पास कार ही नहीं है। और ओली पिंग कहता है कि इस बारे में तुम्हें बहुत दिनों से सोच रहा था। और वैंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें कौन सी कार चाहिए? और वैंग अपने मन में एक वैन खरीदने की सोच रहा था क्योंकि वो ट्रैवल और वोकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। और वो कहता है कि उसके पास भी एक आइडिया है। वो सोच रहा था कि वो इस वैन को अपोलो क्लिप वर्ल्ड में ले जाएगा और उसमें ओजायू, ओमेंटर उन सभी लोग आराम से ट्रैवल कर पाएंगे एक ही साथ और वो बहुत ज्यादा खुश होंगे। वैंग कहता है कि ये शोरूम ठीक लग रहा है मुझे, चलो इसी के अंदर चलते हैं। वो सभी लोग उसी के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा महंगी गाड़ियां खड़ी हैं। और वो लिपिंग कहता है कि अगर वैंग विंग हमारे साथ नहीं होता ना तो मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत होती नहीं इस जगह में कदम रखने की भी। वैंग विंग अंदर जाता है तो वो देखता है कि एक लेडी अपने जो छोटे लेडी मैनेजर थी जो अपने छोटे एम्प्लॉय को डांट रही थी कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब भी कोई ऐसा कस्टमर आए जो कार खरीद सकता हो उसे मेरे पास भेज दिया करो, लेकिन तुम उसे नहीं भेजते हो। क्या तुम्हें सारे के सारे कस्टमर अपने लिए चाहिए? तुम बस एक टेम्पररी एम्प्लॉय हो और अपना एटीट्यूड ठीक करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा कस्टमरों को चुराते हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना? और बंदा भी कहने लगता है कि सॉरी 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 स्टोर मैनेजर, आगे से नहीं होगा। और वैंग अपने मन में सोचता है कि ये कितनी घटिया बात है, मैनेजर उस एम्प्लॉय के सारे कस्टमर छीनना चाहता है अपना सेल टारगेट पूरा करने के लिए। और वैंग कहता है कि तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं और मेरे दोस्त गाड़ियां खरीदना चाहते हैं, क्या तुम हमें दिखा सकते हो? और वो पीछे लीपिंग और होंगफिंग फोटो खींच रहे थे और वो मैनेजर फिर से चलाने लगती है कि अरे तुम दोनों वहां पर क्या कर रहे हो? तुम्हें मालूम भी है वो कार कितने की है? अपने हाथ गाड़ी से उठाओ, अगर गाड़ी पर एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं आ गया ना, स्क्रैच भी आ गया ना, तुम उसे उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और ये जो मैनेजर होती है वो वैंग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। वो देखती है कि कितनी सस्ती शर्ट पहनी हुई है और ये पैंट पक्का सेल में 150 रुपए की खरीदी है। चलो जूते तो ठीक ठाक पहने हुए हैं इसने। और वो कहती है कि तुम लोग तो स्टूडेंट लग रहे हो, यहाँ पर साइकिल नहीं बिकती है, यहाँ पर कार बिकती है करोड़ों की। वह कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हम गलत जगह पर आ गए? क्या तुम हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हो? और वो मैनेजर कहती है कि अपने आप देख लो, तुम्हारे जैसा गरीब स्टूडेंट गाड़ी कैसे खरीद सकता है? और हाँ, गाड़ियों को हाथ भी मत लगाना अगर तुम्हें खरीद नहीं सकते। गाड़ियों पर स्क्रैच आ गया ना तो पूरी जिंदगी कमाओगे ना तब भी उसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। और मैनेजर उस अपने एम्प्लॉय को कहती है कि इन लोगों को तुम ही संभालो और अगर तुमने अपना सेल टारगेट कंप्लीट नहीं किया ना तो तुम नौकरी से तो जाओगे ही। और वो बंदा कहता है कि अरे भाई बुरा मत मानो, शांत हो जाओ, हमारी मैनेजर है ही है इतनी गुस्सैल, आओ मैं तुम्हें गाड़ियां दिखाता हूँ। वैंग कहता है कि आखिरकार तुम्हें कितनी गाड़ियां बेचने का टारगेट है? वो कहता है अभी तो वो बहुत ज्यादा दूर है। और वैंग कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, अगर तुम हमें अच्छे से गाड़ियां दिखाओगे ना तो मैं आज तुम्हारा सेल टारगेट अभी पूरा कर दूंगा, ठीक है ना? चलो। और वो एक गाड़ी के पास लेके जाता है और कहता है कि ये एक स्पोर्ट कार है 4 दरवाजों वाली और इसकी कीमत है 6 करोड़ 30 लाख रुपए। वैंग कहता है ये कार इतनी भी बुरी नहीं है। और उसके जो पीछे होंगफी होता है वो कहता है कि अरे हमें इतनी महंगी कार नहीं चाहिए,
हमारी हमारे वेल्थ दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, हमें अपनी कंपनी चलाने के लिए बस हिम्मत और हार्डवर्क की जरूरत है और हमारा बिजनेस पक्का चल पड़ेगा। हमें इतनी महंगी कार दिखाकर कस्टमर लाने की कोई जरूरत नहीं है। वैंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, चलो दूसरी कारों को देखते हैं। और वैंग कहता है कि अरे ये कार बहुत ज्यादा सस्ती है, मुझे और ज्यादा महंगी कार दिखाओ। और वैंग उन दोनों के कंधों पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, तुम लोगों को पैसे बचाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और तुम लोगों ने मुझे बुरी मुसीबतों में मदद करी है और अब मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और उन दोनों की आंखों में आंसू आने लगते हैं। और वैंग ये भी कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, हम तीनों एक साथ कमाएंगे और एक साथ बिलियनर बनेंगे। और वो तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, अरे हम बेस्ट ब्रदर हैं, बेस्ट भाई हैं। और वो जो सेल पर्सन होता है वो भी देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, कितनी गहरी दोस्ती है इन लोगों की। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि वो लोग इतनी महंगी गाड़ियां खरीद भी पाएंगे। और वो दूसरी गाड़ी के पास ले जाता है और कहता है कि भैया वैंग, ये है मर्सिडीज और इसके भी 4 दरवाजे हैं और लेकिन इसकी प्राइस 9 करोड़ 70 लाख रुपए है, क्या कहते हो। वैंग कहता है कि ये ठीक ठाक है लेकिन ये भी बहुत ज्यादा सस्ती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कार नहीं है जो 10 करोड़ से ऊपर हो। और सेल पर्सन भी थोड़ा सा घबराने लगता है, क्या ये खरीद भी पाएगा क्या, लेकिन फिर भी वो उसे ले जाता है और कहता है कि ये हमारी शोरूम की सबसे महंगी कार है और क्या कहते हो, क्या तुम्हें पसंद आई। उसके दोनों दोस्त खुश हो जाते हैं और क्या बात है, कितनी बढ़िया कार है। और वैंग कहता है कि यार अगर तुम्हें पसंद आई है तो जाओ डेट कर देखो उसके अंदर। और वो सेल पर्सन दरवाजा खोलता है और होंगफी जाकर अंदर बैठता है और देखता है कितनी बढ़िया गाड़ी है। और जो उसका दूसरा दोस्त लिंगपिंग कहता है उसे भी ट्राई करना है, लेकिन उसने कभी गाड़ी चलाई ही नहीं, एक स्पोर्ट कार कभी चलाई ही नहीं है। और वैंग पूछता है कि ये आखिरकार कितने की है। और वो जो सेल पर्सन होता है वो कहता है कि 20 करोड़ 30 लाख रुपए की है। और वो लिंगपिंग हैरान हो जाता है, क्या 20 करोड़ 30 लाख रुपए। और जो गाड़ी में बैठा था वो कहता है अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, इतनी महंगी है। और वो मैनेजर भी आ जाती है, अरे गरीब लोगो वहाँ क्या कर रहे हो, तुम इतनी महंगी कार खरीद ही नहीं सकते और इसके अंदर तुम बैठे कैसे, बाहर निकलो। अगर तुमने इस गाड़ी को डैमेज भी कर दिया ना, अरे तुम तीनों मिलकर पूरी जिंदगी काम करोगे ना तब भी नहीं इसका खर्चा भर पाओगे। और होंगफी कहता है अरे बस मैं तो बैठा ही था, इसमें इतना जुदा गुस्सा करने की क्या बात है। और जो वैंग होता है वो गाड़ी पर थप्पड़ सा मार देता है और वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, अंदर ही बैठे रहो और अगर तुम्हारा मन करे ना तो जाओ टेस्ट ड्राइव लेकर आओ और मैं इस बीच का ध्यान अपने आप रख लूंगा। और वो मैनेजर उस पर्सन को, सेल पर्सन वाले को डांटने लगती है, अरे तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें दिखता नहीं है कि ये गरीब लोग हैं और इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकते हैं, फिर भी तुम इनको सस्ती गाड़ियां दिखाने के बजाय इतनी महंगी गाड़ियों के पास ले आए, क्या तुम्हें ये भी नहीं सिखाना पड़ेगा मुझे, क्या तुम्हें नौकरी से निकलना है। और वो सेल पर्सन कहने लगता है कि लेकिन मैडम ये भी तो कस्टमर है। और जो लिंकिंग होता है वो कहता है कि अरे मिस, आपको इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी कस्टमरों को एक जैसा रिस्पेक्ट दो ना, चाहे गरीब हो या अमीर। और वो मैनेजर कहती है कि अरे सुनो, तुम गरीब यूनिवर्सिटी के बच्चों, यहाँ पर दोबारा मत आना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो तुम इतने ज्यादा बेशर्म लोग हो और यहाँ पर आ जाते हो बस स्पोर्ट कार के साथ फोटो खिंचाने के लिए, और यहाँ से दफा हो जाओ नहीं तो मैं गार्ड को बुलाऊंगी। और वो लिपिंग गुस्सा हो जाता है, अरे तुम्हें मैनेजर किसने बनाया, मैं तुम्हारी कंप्लेन बॉस को करूंगा। और वैंग कहता है कि अरे उसको बुलाने दो, सिक्योरिटी गार्ड को, और तुम गुस्सा मत करो और तुम बस देखो मैं उनके साथ क्या करूँ, इसके साथ क्या करूंगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है और वो उनसे कहती है कि इन घटिया लोगों को यहाँ से बाहर फेंक दो। और जो पीछे बंदा होता है वो कहता है कि अरे ये हमारे कस्टमर है मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकते। और जो वो मैनेजर होती है कि अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा क्या, अपना जाकर काम करो। और चैप्टर नंबर 53 स्टार्ट होता है और वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि अरे चलो यहाँ से बाहर चलो, चलो निकलो निकलो जल्दी जल्दी। और लिपिंग कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, देखते हैं कि तुम हम यहाँ से कैसे बाहर निकालते हो। और वैंग भी कहता है कि हाँ देखेंगे, आओ हमें यहाँ से नहीं जाना है। और कहते हैं कि ओ चूजे, क्या तुम अभी भी यहीं पर रहना चाहते हो, फिर मत कहना कि तुम जाना चाहते हो, अब हम पहले तुम्हें पीटेंगे और फिर घिसट के तुम्हें बाहर ले जाएंगे। और वो वैंग के ऊपर हाथ रखता है और लेकिन वैंग अपनी गोल्डन पाम स्ट्राइक से उसे उन दोनों को गिरा देता है। और वो लिपिंग होता है, वो कहते हैं कि अरे वैंग तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए। और जो वो दूसरा होंगफी होता है वो वीडियो बना लेता है और जो मैनेजर होती है वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मेरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की। और अब वो उसे उन लोगों को यहाँ से जाने नहीं देगी और कहती है कि अब तो तुम लोगों को इन लोगों का मेडिकल बिल भी भर के जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। और जो वैंग होता है वो अपने सोने की ईंट वहाँ पर फेंक देता है और कहता है कि क्या ये सोने की ईंट काफी होगी तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, और ये जो भी प्रॉब्लम है ना ये तुमने स्टार्ट करी है, हम तो यहाँ पर एक कार खरीदने के लिए आए थे और तुमने सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया हमें बाहर फेंकवाने के लिए, और हम डरते नहीं है ठीक है ना, और मेरे दोस्त ने ना वीडियो बना ली है ठीक है। और वो मैनेजर हंसने लगती है कि हा, लगता है तुमने बहुत ज्यादा महंगा रीड करी है, क्या तुम्हें हमें गधे दिखते हैं, नकली सोने की ईंट फेंकोगे हम
तुम्हारे पैरों में गिर जाएंगे। और जो मैनेजर होता है वो सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखता है और वो सिक्योरिटी गार्ड उस ईंट को उठाकर कहता है, अरे मैंने मैडम ये तो असली है। वो मैनेजर कहती है क्या? और वो अपने मन में सोचने लगती है कि लगता है ये कोई सिंपल रहने वाले लोग, अमीर लोगों के बच्चे हैं। और वैंग कहता है कि शीजिंग, लिंगपिंग और होंगफी, तुम्हें हमेशा याद रखना है कि जब हमारे कंपनी में कोई कस्टमर आएगा ना तो हमको एक सारे रिस्पेक्ट करनी है उन लोगों को। ओके, और वो भी कहते हैं कि हाँ, हम सब लोगों को एक ही जैसे व्यवहार करेंगे। और वो वैंग मैनेजर को कहता है कि अरे छोटी लड़की, मेरा नाम वेंग है, सभी कस्टमर होते हैं, और आज तुमने अपनी ये घमंड के कारण अपने जो शॉप की रेपुटेशन गिरा ली है। और जो वो मैनेजर कहती है कि तुम मुझे इस तरह बात नहीं कर सकते, और हमारी जो शॉप है ना तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और जो वो सेल पर्सन होता है वो कहता है कि मैडम आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। और वो मैनेजर उसी पर चिल्लाती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरी तरफ हो क्या उसकी तरफ हो, और आज तुम्हें हेडक्वार्टरों को कंप्लेन करोगी और तुम्हें आज के आज ही इस नौकरी से निकलवाऊंगी। और वो बंदा कहता है कि तुम क्या निकालोगी, मैं खुद ही रिजाइन कर रहा हूँ। और वो मैनेजर कहते हैं कि बहुत बढ़िया, और आगे से ना हमारे जो दूसरे स्टोर है ना वहाँ पर तुम काम करने के कभी लायक नहीं होंगे, और ना तुम कभी वहाँ पर काम कर पाओगे। और वो बंदा जाते जाते कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि अगर वो सभी कस्टमरों को एक साथ अपनी सर्विस देगा और किसी को मिसबिहेव नहीं करेगा तो वो इस जॉब को आसानी से कर सकता है, लेकिन तुमने उसे गलत प्रूव कर दिया। तुम तो चाहती थी कि बस मैं तो एक उल्लू बना रहा हूँ और जितने कस्टमर आए वो तुम्हें दे दूं। और वो मैनेजर कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। और वैंग उस बंदे को रोक लेता है और कहता है कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमें एक कार खरीदनी है। वो बंदा कहता है कि अरे भाई मुझे गलत मत समझो, मैं यहाँ पर अब काम नहीं करता। और वैंग कहता है कि अरे भाई हर जगह एक ना एक दो तीन घटिया लोग होते ही हैं। और वैंग कहता है कि उसे 3 कार चाहिए हैं और सभी के सभी हाईएस्ट मॉडिफिकेशन के साथ, और तीनों का कलर अलग होना चाहिए। वो बंदा होता है वो हैरान हो जाता है, क्या 3? और वो मैनेजर कहती है कि आखिरकार तुम अपनी औकात पर आ ही गए, और कितना फेंकोगे, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि ये कार 20 करोड़ रुपए की है और तुम 3 खरीदना चाहते हो। और जो वैंग होता है वो कहता है कि अपने कंपनी का अकाउंट नंबर मुझे भेजो, अभी मैं पैसे भेजता हूँ। और जो वो होंगफी होता है वो कहता है कि हमारे पास जो वीडियो का प्रूफ है ना, तुम कैसे घटिया तरीके से लोगों से बात करती हो, और उसकी मदद से हम तुम्हें यहाँ से निकलवाएंगे। और वो जो मैनेजर होती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कोई कस्टमर बनकर नहीं आए होते ना तो अब तक मैं पुलिस बुला चुकी होती। और कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हंगामा कर दिया है। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो कहता है कि मैडम हमारे जो बैंक अकाउंट में ना 70 करोड़ रुपए आ चुके हैं। वो मैनेजर कहती है कि क्या दूर हो सर, मैं खुद देखती हूँ आकर। और वो देखती है कि ये सारा पैसा बैंक ने ट्रांसफर किया था। और वो मन में सोचने लगती है कि ओ माय गॉड, ये झूठ नहीं बोल रहा था। और वो कहने लगती है कि इसका जो कमीशन मिलेगा ना उससे वो इतने मजे कर सकती है। और जो वैंग होता है वो कहता है कि अरे चलो भाई हमारी कार दिखाओ कहाँ पर खड़ी है। और वो पीछे से मैनेजर आती है कि अरे हमारे प्यारे कस्टमर, आपका धन्यवाद हमारा वीआईपी कस्टमर बनने का, और आपने हमारे कस्टमर में सबसे ज्यादा महंगी गाड़ियां खरीदी है। और वो बिल्कुल प्यार से बात करती है और वो कहती है कि हाँ मैं बहुत ज्यादा गलत थी और मुझे आशा है कि आप मुझे मेरी गलतियों की वजह से माफ कर दोगे। और आगे से वो सभी कस्टमरों के कुछ साथ एक ही साथ व्यवहार करेगी और अपने दिल के साथ बात करेगी। और वैंग कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मेरे दोस्त तुम्हें माफ कर पाएंगे कि नहीं। और वो दोस्त दोनों कहने लगते हैं कि अपने बैंक अकाउंट में पैसा देखते ही तुम्हारा रंग बदल गया और अब तुम माफी मांग रही हो, हम तुम्हें कैसे माफ करते। और वो मैनेजर वैंग के पास आती है क्योंकि वही बॉस था, और वो कहती है मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, अगर मेरे बॉस को पता चल गया कि वीआईपी कस्टमर ने कंप्लेन करी है तो मेरी स्टोर मैनेजर की जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी, और क्या पता मुझे नौकरी से भी निकाल दें। प्लीज मुझे माफ कर दो, और जो तुम चाहोगे वो मैं पक्का करूंगी, जो तुम चाहोगे। और वैंग कहता है कि क्या सच्ची में। और वो भी अपने खरबूजे दिखाने लगती है और कहती है कि हाँ जो तुम कहोगे। लेकिन हमारा वैंग तो है सख्त लोंडा, वो कहता है कि तो ठीक है, फिर जितना भी कमीशन बना है ना ये 3 कार बेचने के बाद वो सारा का सारा ये इस एम्प्लॉय को दे दो। और वो एम्प्लॉय भी रोने लगता है, क्या सारा का सारा कमीशन मेरे को। और हाँ आपकी बार तो वो उसे जाने दे रहा है, लेकिन अगली बार उसने दोबारा देखा कि वो कस्टमरों के साथ कैसा व्यवहार कर रही है ना तो उसे मालूम होना चाहिए कि वो क्या करेगी, क्या उसके साथ क्या होगा। वो कहती है हाँ मुझे मालूम है और मैं दोबारा नहीं करूंगी, और वो रोते रोते नीचे गिर जाती है। और वैंग जाते जाते कहता है कि ये पहली चेतावनी है तुम्हारी, याद रखना। और वो हाईवे पर तीनों गाड़ियां फुल स्पीड पर चला रहे थे और उसके दोस्त कहते हैं कि जब से तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है ना तुम तो पूरे बदल ही गए हो। और वो जब जा रहे थे ना उनके सामने 2 सुपर कार जा रही थी मतलब। और जो लिंपिंग होता है वो कहता है कि अरे हमें सुनार के पास जाना है, हमारी आज उनके साथ मीटिंग है, तो चलो अपनी कार को बजाओ। वो कहते हैं कि ठीक है, हम भी स्पीड बढ़ाते हैं।
वो स्पीड बढ़ाते हैं और तभी जो वो सुपर कार में बैठे थे वो कहते हैं कि हमारे पीछे 3 कारें जा रही है और वो हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रही है। वो फोन पे बात कर रहे थे दूसरी सुपर कार वाले से और वो भी अपनी स्पीड बढ़ाते हैं और जो होंगफी होता है वो कहता है कि अरे देखो ये हमारे साथ रेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो लिपिंग होता है वो कहता है कि चलो हम भी रेस लगा के देखते हैं आखिरकार जीतेगा कौन। और जो ये वैंग होता है वो कहता है कि अरे तुम्हें गाड़ी चलानी भी आती है क्या सुपर कार, सिर्फ रेस लगाओगे? अरे आज ही हमने गाड़ी खरीदी है और आज ही मरना चाहते हो? वो लोग हर रोज सुपर कार चलाते हैं और तुमने आज ही गाड़ी स्पोर्ट कार पहली बार चलाई है। और जो लिपिंग होता है वो कहता है कि अरे हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें अमीर के घमंड में नहीं रहना चाहिए और ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए। और जो वो सुपर कार में बैठे थे वो कहते हैं कि ये तीनों लोग अब उन लोगों ने स्पीड कम कर दी है। और दूसरा सुपर कार में बैठा था वो भी कहता है कि मुझे लगता है कि इन गाड़ियों पर लाइसेंस प्लेट नहीं है और ये शायद आज ही शोरूम में से निकली है और मुझे लगता है कि शायद इन लोगों को अभी ये गाड़ी चलाने का इतना ज्यादा अनुभव नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा स्पीड में गाड़ी नहीं चला रहे हैं। और जो लाल फरारी वाला कहता है कि तो अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। वो लोग मुझे 3 आम इंसान लग रहे हैं और वो इतनी महंगी कार कैसे खरीद पा रहे हैं। और वो धीरे धीरे उनकी गाड़ी के पास जाते हैं और जो ये लिपिंग होता है वो कहता है कि वैंग ये लोग अपनी स्पीड कम कर रहे हैं और हमारे पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वैंग कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या कहना चाहते हैं। और वो लाल फरारी वाला गेट अपना शीशा नीचे करता है और कहता है कि अरे भाई आगे एक गैस स्टेशन है, क्यों ना तुम वो लोग वहाँ पर अपनी गाड़ी रोक लो और हम थोड़ा सा जान पहचान बढ़ा लें अपनी। वैंग कहता है ठीक है। वो लोग वहीं पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं। लोग इतनी सारी सुपर कार और बढ़िया कारों को देखकर खुश हो जाते हैं और अपनी फोटो खींचने लगते हैं। और वैंग वो कहता है कि अरे तुम्हें क्या चाहिए? लाल फरारी वाला कहता है कि अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और मेरा नाम है लियो जिंगुआ एंड ये है मेरा दोस्त जैंग। और कैसे हो तुम लोग? वो दोनों अपने नाम भी बता देते हैं और कहते हैं कि मेरा नाम है वैंग और यह है मेरे दोस्त, और हाथ मिलाते हैं। और वो लाल फरारी वाला लियो कहता है कि अरे तुम तीनों एक ही कार क्यों चला रहे हो? क्या तुम कोई रेसिंग टीम बनाने वाले हो? कई सारे लोग फरारी, पोर्श और दूसरी दूसरी गाड़ियां खरीदते हैं, तुम लोगों ने एक ही कंपनी की बस अलग अलग कलर की गाड़ियां खरीद ली। और वैंग कहता है कि अरे बस उसका मन किया था ना, इसीलिए उसने खरीद ली। और जो वो पीली फरारी वाला था ना वो कहता है कि अरे मैंने कभी जीटी वर्जन नहीं चलाया और मुझे चलानी नहीं आती। और जो वैंग होता है वो अपनी चाबी ऐसे ही फेंक देता है और कहता है कि लो एक गेड़ा ले आओ। और जैंग होता है वो कहता है कि अरे तो आखिरकार तुम हो कौन? और वैंग कहता है कि अरे तुम खुद ही चला कर देख लो ना कैसी चलती है। वो कहता है कि अरे तुम मुझे ऐसे ही अपनी गाड़ी चलाने को दे रहे हो। और जो वो लियो होता है वो कहता है मैंने सुना था कि जो अमीर लोग होते हैं उनकी कार उनको बहुत ज्यादा प्यारी होती है और वो अपनी कार को इतनी आसानी से किसी और को चलाने को नहीं देते, और तुमने ऐसे ही दे दी, तुम तो बहुत ज्यादा बड़े दयालु हो। और पीले वाला बालों वाला जैंग वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, अगर मैंने तुम्हारी गाड़ी ठोक दी ना तो मेरी फरारी तुम रख लो। और लियो भी अपनी गाड़ी की चाबी वैंग को देता है कि लो तुम भी फरारी चला कर देखो। और वो लोग एक खाने के लिए भी चले जाते हैं एक बड़े से रेस्टोरेंट में। और उनको पता चलता है कि जो ये लियो है और जैंग है ना ये बहुत ज्यादा अमीर फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो दोनों घमंडी हैं और कई बार प्रॉब्लम खड़ी करते रहते हैं, जैसे कि मूवीज में अमीर लोग बगड़ैल लोगों के करते रहते हैं। और हम सभी लोग टेबल पर बातें करते हैं और हंसते हैं और उनको हमारे बारे में ये पता चलता है कि हम कॉलेज में हैं और हम एक ज्वेलरी शॉप खोलने की तैयारी में हैं। और वो लियो कहता है कि वैंग मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छे लगे और जो तुम्हारा बिजनेस में इंटरेस्ट है वो भी बहुत बढ़िया लगा, क्यों ना हम अपने फोन नंबर एक्सचेंज कर लें और अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए होगी फ्यूचर में तो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारे पास कोई और अच्छा आइडिया हो ना बिजनेस का तो तब भी मुझे बता देना, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और वो अपना फोन नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। वैंग अपने घर आ जाता है, उसने वो वैन खरीद ली थी और कई सारा और खाना खरीद लिया था उन लोगों के लिए। वो सोचता है कि 7 दिन बीत चुके होंगे अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में और उसे आशा होगी कि वो लोग सही सलामत होंगे। और वो सिस्टम की टेलीपोर्टेशन की मदद से अपोकलिप्टिक वर्ल्ड में आ जाता है और आते ही उसको पिछवाड़ा बच जाता है। अरे पिछवाड़ा नहीं बजा, ये तो नहाने के टप में गिर गया था। और कहता है कि सिस्टम देखो तुमने ये जानबूझ के किया है, तुमने सीधा मुझे बाथरूम में लैंड करवा दिया। और वो सिस्टम कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही क्यों बातें करते हो हमेशा गुस्से में, और ये मेरी गलती नहीं है, ये अपने आप सेट होता है, जहाँ तुम पहले होगे ना वहीं पर किसी भी रैंडम लोकेशन पर तुम पहुंच जाओगे। और वैंग कहता है कि तुमसे बात करना तो बेकार की बात है। और वो कमरे में घुसता है, वहां पर जो मी ऑफिसर होती है वो कपड़े बदल रही थी और वो कहती है कि वैंग तुम कब आए? और वो थोड़ा शर्माने लगता है और कहता है कि मी ऑफिसर तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? और वो मियो कहती है तुम्हारा कमरा, ये मेरा कमरा है। और वो भाग जाता है वहां से। और xiaoyu कहती है कि ये क्या आवाज है? और वो मियो के कमरे में जाती है और गेट खोलती है और वो देखती है कि यहाँ पर तो वैंग है
और वैंग कहता है कि अरे घबराओ मत, ये तो मैं ही हूँ। और उसके गाल पर चांटा लगा हुआ था। और ज़ाओयू कहती है कि वैंग आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। और वो फिर उसके गले लग जाती है। और वैंग सोचता है कि ये कैसी सुगंध है। और वो कहता है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बदबू कैसी है। और वो छोटा लड़का कहता है कि अरे वैंग हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो जो बिल्डिंग के बाहर होते हैं ना, वो पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज मरे पड़े होते हैं और ये उन्हीं की बदबू होती है। वैंग कहता है कि अरे भाई साहब इतने सारे ज़ॉम्बीज। और वो छोटी लड़की कहती है कि इतने सारे टारगेट थे और अब हमारी रोज की रूटीन हो गया था इतने सारे लोगों को मारने, ज़ॉम्बीज़ों को मारने का, हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और जो वो मेंटर होता है वो कहता है कि यहाँ के जो लोग थे ना वो डर गए, वो दोबारा वापस नहीं आए हैं यहाँ पर हमें हमला करने के लिए, लेकिन वो बार बार हम पर ज़ॉम्बी छोड़ देते थे। और वैंग कहता है कि वो चाहते हैं कि हम लोगों की गोलियां खत्म हो जाए ताकि वो अटैक कर सके। और मुझे लगता है कि वो लोग ज़ॉम्बीज पकड़ने में बहुत ज्यादा माहिर हैं। और मियो आती है और कहती है कि तुम उन लोगों की क्यों तारीफ कर रहे हो, और यहाँ पर उन लोगों ने इतने ज़ॉम्बीज छोड़ दिए हैं, देखो कितनी ज्यादा गंदगी हो गई है, और अगर तुम यहाँ पर रहने का प्लान नहीं बनाते ना अब तक तुम यहाँ से चले जाते। और वो उसके साथ बात करने में थोड़ा शर्मा रहा था क्योंकि उसने उसको कपड़े बदलते हुए देख लिया। और मियो कहती है कि अब ये मत कहना कि तुमने ये इसका मालूम नहीं था। जायू कहती है कि क्या हम यहाँ से अब चले सकते हैं, और वैंग कहता है कि हाँ हम कल यहाँ से चले जाएंगे। और वो जो गुंडे होते हैं वो कहते हैं कि अरे 7 दिन बीत चुके हैं और अब तक वो जिंदा है। और उनका एक टकला ग्रुप का मेंबर कहता है हमने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को उस एरिया में छोड़ दिया है और हमें हमारे कई सारे लोग उन लोगों को पकड़ने में भी मारे गए हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। उनका लीडर होता है वो कहता है कि इनके पास लगता है बहुत सारी गोलियां हैं, अभी भी वो फायरिंग कर रहे हैं और उनकी गोलियां शायद खत्म ही नहीं हो रही हैं। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग इतनी दिनों तक जिंदा रह पाएंगे और मुझे नहीं लगता है कि अब हम लोग और ज्यादा इस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि जाओ, तो क्या हो गया, उन लोगों ने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया और यहाँ पर अब कोई और ज़ॉम्बीज नहीं रह गए और सभी लोग थोड़े से घबराने लग गए हैं, लेकिन हम लोग अपने प्लान को अभी भी कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ, उनके पास अभी भी बहुत सारी गोलियां हैं, लेकिन वो लोग ये जो डेड बॉडी पड़ी है ज़ॉम्बीज की उनकी बदबू से ही मर जाएंगे। और वो लोग भी कहने लगते हैं हाँ लीडर, और हम फिर उन्हें लोगों को मार देंगे, हमारा लीडर ग्रेट है, जय हो जय हो। और वैंग अपने बिस्तर पर था और वो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। और ये जाइयो थी, वैंग उसके लिए शायद कपड़े लेकर आया था और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आई। और फिर वो किस करते हैं और वो आवाजें करते हैं और वो सारी आवाजें मियाओ के ऑफिसर के कमरे में भी जा रही थी और वो भी वैसे ही कपड़े पहनी हुई थी। और वो अपने मन में कहती है कि वैंग तुम बहुत ज्यादा गंदे हो, मैंने सब सुन लिया है। और अगली सुबह जो वो गुंडे लोग होते हैं वो एक जना हैरान हो जाता है कि क्या क्या है, क्या हुआ। और वो अपने लीडर को जल्दी से बुलाता है, लीडर यहाँ पर आओ, जल्दी आओ। वो लीडर भाग कर आता है कि क्या हो गया, और वो देखता है कि ये लोग भाग रहे हैं, उन लोगों के पास एक कार है। और जो उनका बंदा होता है वो कहता है कि इनके पास पेट्रोल कहाँ से आया। और वो दूसरा बंदा कहता है क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। वो चिल्लाकर कहता है अरे तुम्हारा दिमाग तो खराब है, हम उनके पीछे कैसे जाएंगे, उनके पास शायद पेट्रोल भी होगा, और क्या तुम अभी भी उन जैसे लोगों के साथ लड़ना चाहते हो। उसका साथी कहता है अगर हम उनके पीछे नहीं जाएंगे तो हम खाना कैसे खाएंगे और ये ग्रुप बिखर जाएगा। वो बंदा कहता है चलो हम उनके जो वहाँ पर रह रहे थे ना वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि उन लोगों ने क्या क्या सामान छोड़ा है, क्या पता हमें कुछ खाना मिल जाए। वो लीडर जाता है, अरे लीडर तुम तो बड़े ज्यादा शातिर आदमी हो। और फिर हमें एक लड़का से दिखाया जाता है, वो चल रहा था और उनके जो फेस के पास कुछ निशान से थे, हमें समझ नहीं आ रहा कि ये असली है कि ज़ॉम्बी है। और धीरे धीरे अपनी एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वैन की वैन आ जाती है और उसको उड़ा देती है। बेचारा की लव स्टोरी यहीं पर एंड हो गई है, उसका सर खोपड़ी उड़ते जा रहा है। अरे ये तो मियाओ चला रही थी। वैंग को मियाओ कहती है कि मैंने कई सालों से गाड़ी नहीं चलाई है, क्यों ना तुम ये गाड़ी चला लो। वैंग कहता है कि अरे नहीं नहीं तुम ही चलाओ, और हाँ चलाते रहो, अगर ये गाड़ी खराब हो गई ना, टूट फूट भी गई तो वो दूसरी ला सकता है। और वो मेंटर होता है, उसकी थोड़ी सी तबीयत खराब सी होने लगती है, उसको उल्टी आ रही थी। वो कहता है वो कार में कई सालों से नहीं बैठा है और अब उसे थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। छोटा बच्चा कहता है मेरे पास एक सवाल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो गंदे लोग हम पर हमला करना चाहते थे और उन लोगों ने हम पर ज़ॉम्बीज़ भी छोड़ दिए थे हमारी गोलियां खत्म करने के लिए, और फिर भी हम उन लोगों को के लिए खाना छोड़ाए हैं और मैं उन लोगों को अपना खाना नहीं देना चाहता था। वैंग कहता है अरे शांत हो जाओ, अगर वो लोग ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पर नहीं छोड़ते तो हमारी शूटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव होती, और हमें भी थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। हम सिर्फ 2 बैग ही तो चावल के छोड़ कर आए हैं वहाँ पर, और हमारे लिए वो तो बहुत ज्यादा थोड़ा सा है। मियाओ कहती है मुझे लगता है कि वैंग उन लोगों के प्रति थोड़ा सा दयालु हो गया है और वैंग एक अच्छा इंसान है। मियाओ ये भी कहती है वो चावल वैंग के थे और वो चाहे तो कुछ भी उसके साथ कर सकता है। और वो बंदे उस बिल्डिंग में जाते हैं और अपने लीडर को जल्दी से बुलाते हैं, लीडर लीडर जल्दी आओ, हमें देखो ये क्या मिला,
2 बोरी राइस चावल की। और उनमें से एक आदमी पूछता है कि अरे यहाँ पर तो बहुत सारी है, क्या वो यहाँ पर भूल गए हैं इसको ले जाना? और वो लीडर कहता है कि अरे पागल हो गए क्या, चावल इतना ज्यादा प्रेशियस हो चुका है, मुझे नहीं लगता है वो जानबूझकर ये छोड़ भूल गए हैं। और उसका जो दोस्त होता है वो कहता है कि लीडर, मुझे लगता है उन लोगों ने इस चावल में जहर मिला दिया है ताकि हम इसे खाए और मर जाए। और लीडर कहता है उन लोगों के पास बहुत ज्यादा गन थी और वो लोग हमें भी मार सकते थे। और वो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है अगर इसमें जहर भी हो, मैं तो इसको खाने वाला हूँ कई सालों तक। वो सारे खुश होने लगते हैं। लीडर कहता है अरे तुम इंतजार किसका करते हो, आओ चलो मिलकर खाएं। वो छोटा बच्चा अभी भी थोड़ा सा गुस्सा था कि उन लोगों ने उनके साथ जो किया है, फिर भी हम उनके के लिए 2 बोरी चावल छोड़ा है। वैंग कहता है कि अरे चिंता मत करो, इधर आओ मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। कहता है कि उन्हें उसने चावल में एक दवा मिला दी है। वह कहता है कि उनका पेट खराब होगा और वो बार बार पोटी करने जाएंगे। अब तो तुम खुश हो ना? मियो पूछती है अरे तुम लोग क्यों हंस रहे हो? वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं। ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर 58 की शुरुआत होती है और वो लोग उनकी प्लान की हुई जगह पर जा रहे होते हैं, लेकिन हाईवे पर बहुत ज्यादा गाड़ियां थी, इसीलिए वो सांप की तरह लेफ्ट राइट कर कर जा रहे थे। और इसी की वजह से उनकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई है। और मेंटर ने उनको बताया है कि जहाँ पर वो जाना चाहते हैं उस रास्ते में एक जगह शहर आता है और उन लोगों को मालूम नहीं है कि शहर में कितने सारे ज़ॉम्बीज हैं या थोड़े हैं और क्या कितना खतरा है वहाँ पर। रात में वो लोग वैंग जो सामान लाया था उसकी मदद से टेंट लगाते हैं। मियो और शायू पहरा दे रहे थे और दिन में वो दोनों पीछे की सीट पर सोने लगते। वैंग गाड़ी चला रहा था और एक लंबी जर्नी के बाद आखिरकार वो अपनी जगह पर पहुंच गए। मेंटर कहता है उधर देखो। वो पुल पर से उतर कर देखते हैं, वहां पर कचरे के ढेर ही ढेर पड़े थे और बिल्डिंग कई सारी तबाह हो चुकी थी, गिर चुकी थी। रात हो जाती है, वो लोग खाना पकाते हैं और उनमें से एक लड़की पूछती है कि वैंग कहाँ पर है? मियो कहती है उसने उसे भागते हुए देखा था और उन्हें बात करनी चाहिए कि उन्हें सिटी में एंटर करना चाहिए कि नहीं। वैंग अपने दिमाग में सोच रहा था कि और उसे पसीना आ रहा था कि उन्हें इस शहर में घुसना चाहिए कि नहीं। उसे अभी भी नहीं मालूम है कि इस सिटी की सिचुएशन कैसी है और अगर ये सेफ होगा भी कि नहीं। वो छोटा बच्चा आता है, क्या शहर में घुसना? अगर हम वहाँ पर जाने वाले हैं तो हमें पहले ये डिस्कस कर लेना चाहिए। मेंटर कहता है अरे छोटे बच्चे रुक जाओ, इतनी भी जल्दी क्या है, हमें अपना जो डिसीजन है वो सोच समझ कर लेना होगा। वो छोटा बच्चा कहता है कि हमें सिटी के अंदर एंटर नहीं करना चाहिए और दूसरा रास्ता ढूंढना चाहिए। जायू आती है और वो वैंग को कहती है कि क्या तुम सिटी के अंदर गोल्ड ढूंढने के लिए जा रहे हो? और मियो कहती है कि हमारा खाना जो है ना वो फ्री नहीं है और ये सारा खाना वैंग बिंग गोल्ड देकर और ज्वेलरी देकर लाया है और इसीलिए वैंग को सोना जरूरी चाहिए। मियो कहती है उसे तो वैंग की मदद करनी चाहिए बल्कि इस सिटी में घुसने के लिए, लेकिन ये मामला सभी की सेफ्टी की का है। छोटा बच्चा कहता है कि हम वैंग का साथ देंगे और जहाँ वो जाएगा उसके साथ जाएंगे। अगर उस शहर में जाना चाहता है सोना ढूंढने के लिए तो हम उसके पीछे जाएंगे और ये सारा खाना वैंग ने ही तो दिया है, उन लोगों की कितनी मदद करी है और हमें थोड़ा सा तो रिस्क उठाना चाहिए और उसके साथ खड़ा होना चाहिए। मेंटर कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने छोटे हो और इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए तैयार हो। और कहता है कि जाकर वैंग को बता दो कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ सिटी में जाने से। जायू कहती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वैंग क्या डिसीजन लेगा, वो लोग उसके साथ ही हमेशा रहेंगे। और मियाओ तुम डरो मत और उसको इस सिचुएशन के बारे में सब बता दो। मियो कहती है तो सब लोग अपनी मर्जी से मान चुके हैं तो वो भी वैंग के साथ बात करने के लिए जाती है। वैंग अब भी अपने ख्यालों में गुम था। वो सोच रहा था कि वो अपना सिस्टम अपग्रेड तो करना चाहता है, लेकिन वो उसको इस सिटी के बारे में पता नहीं है कि वो सेफ है कि नहीं और अगर कहीं वहाँ पर उनको लोकल गुंडे मिल गए। और वो ये भी सोचता है ये अपग्रेड करना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जायू उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है और वो उसको इतने खतरे में नहीं डाल सकता। वो सोचता है कि भूल जाता हूँ, पहले वो अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे और फिर कोई प्लान बनाकर वापस आ सकता है। वो पीछे से वो दोनों आ जाती हैं। वैंग कहता है कि तुम आखिरकार तुम लोग सही टाइम पर आए हो, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो? और वैंग कहता है कि उससे पहले तुम कुछ कहो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हम लोग घूम कर जाएंगे, सबकी सेफ्टी जरूरी है। मियो कहती है वैंग आखिरकार ये तुम्हारा डिसीजन है। ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है और चैप्टर नंबर 59 स्टार्ट होता है। वो कहता है कि क्या कुछ गड़बड़ है? मियो कहती है हम लोगों ने बातचीत कर ली है और हम चाहते हैं कि तुम और हम सभी लोग तुम्हारे लिए गोल्ड ढूंढे और सिटी में एक साथ चलें। वैंग कहता है क्या, लेकिन अगर हम सिटी में गए तो वहाँ पर बहुत सारा खतरा भी हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ ऐसा हो। शायू कहती है हम सबको मालूम है, लेकिन मियो सब कुछ प्लान करेगी और सब कुछ अरेंज कर सकती है। जायू चलो हम जाकर एक सेफ जगह ढूंढते हैं पहले।
जहाँ पर वो लोग रेस्ट कर सकते हैं और फिर वो सभी मिलकर सिटी की सिचुएशन का जांच करेंगे। मियो कहती है अब तो ठीक है ना, क्या तुम अब तो रिलैक्स हो जाओ। वैंग कहता है लेकिन मेंटर की टांग में चोट लगी हुई है और वो शाओ बाओ, वो लड़की और छोटी लड़की और छोटा लड़का, वो अभी बहुत ज्यादा छोटे हैं और मुझे लगता है कि उन्हें वहाँ पर अकेला छोड़ना तरह से खाली नहीं हो सकता है। मियो कहती है लेकिन उन लोगों ने 7 दिनों के लिए ट्रेनिंग जो करी है ना, उनसे वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुके हैं और अगर वो लोग बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ से घिरे नहीं जाते हैं तो वो आराम से 15-20 को तो मार सकते हैं और अपने आप को संभाल सकते हैं। और वो वैंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है कि अरे शांत हो जाओ, तुमने हमारी मदद करी थी उस बड़ी गैंग को डिस्ट्रॉय करने में और अब हम तुम्हारे साथ खड़े होना चाहते हैं तुम्हारी मदद के लिए। अब हम कोई गैर थोड़ी है, अब हम एक फैमिली है और जो तुम्हारी खुशी होगी वो भी हमारी खुशी होगी और जो तुम्हारा दुख होगा वो भी हमारा दुख होगा। वैंग थोड़ा शर्माने लगता है। जायू कहती है कि मियो सही कह रही है, जो भी कुछ हो जाए हम अपना सब कुछ लगा देंगे और अगर तुम्हें कुछ चाहिए है वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे दिलाने के लिए। वैंग कहता है तुम्हारा थैंक यू और अब वो मान जाता है और वो खाना खाने की जगह जाते हैं। छोटा बच्चा कहता है कि आ जाओ बड़े भाई। वैंग कहता है कि अरे कुछ नहीं, वो बहुत ज्यादा बढ़िया मूड में है आज और बहुत ज्यादा कम अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो लोग इतनी आराम से रिलैक्स कर पाए और कहता है क्यों ना मैं तुम लोगों के लिए एक गाना सुनाऊं और वो गिटार भी अपने साथ लाया था। छोटा बच्चा कहता है कि अरे क्या बात है, तुमको तो गिटार भी बजाना आता है। उसने वो गिटार चलाना उसकी एक्स के लिए सीखा था। मियो सोचने लगती है कि वैंग तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और वो गाना गाकर उनको सुनाता है। जायू शर्मा रही थी उसके पास में बैठ कर। सभी उस गाने का मजा लेते हैं और अगली सुबह वो कहते हैं कि हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और तुम यहाँ पर सलामत रहना। और वो दूसरी जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि आप भी सही सलामत आना। मियो कहती है अरे तुम चिंता मत करो, हम एकदम सही सलामत आएंगे और जल्द ही आ जाएंगे। जाने से पहले वैंग सिगरेट का डब्बा मेंटर को देता है और कहता है कि आराम आराम से मजे करना। और चैप्टर 60 स्टार्ट होता है और वो मेंटर कहता है जो तुमने मुझे पहले सिगरेट दी थी ना, वो भी मैं खत्म नहीं कर पाया और आधे से ज्यादा बाकी पड़ी। वैंग कहता है अरे कोई बात नहीं, ले लो। उसने बस ये ऐसी संभाल कर रखी थी ताकि और कोई सिचुएशन पर काम आ सके। मेंटर ले लेता है और थैंक यू कहता है और वो तीनों शहर में चल पड़ते हैं। वैंग कहता है मियो क्या हो गया। मियो कहती है वैंग मुझे मालूम है कि तुम उसे सिगरेट देने के बहुत ज्यादा काबिल हो, लेकिन तुम्हें उसको सिगरेट नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसकी हेल्थ को खराब करेगी और मुझे डर लगता है कि अगर वो ज्यादा कंज्यूम करेगा तो वो बीमार ना पड़ जाए। वैंग कहता है कि मुझे मालूम है और वो मेंटर को कहेगा कि वो सिगरेट कम पीना शुरू कर दे। वैंग कहता है अरे हम दुनिया के अंत पे खड़े हैं और इतनी सारी जो पैनिक सिचुएशन होती है और एकदम से जो घबराहट होती है हर रोज, और अगर मेंटर स्मोक करेगा तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और जब वो इस बारे में सोचने लगता है तो उसे लगता है कि उसे मेंटर को और सिगरेट देनी चाहिए। मियो भी कहती है कि लेकिन तुम सही तो हो, हम आखिरकार दुनिया के अंत पे जो है क्या फर्क पड़ता है, कोई जिए, बस उनको अपनी इच्छा पूरी करनी चाहिए। जायू कहती है कि वैंग मुझे कुछ गाड़ी की आवाज आई है, जल्दी चुप जाओ। भी एक गाड़ी आने लगती है जीप और उनमें 3 लोग होते हैं। वो लोग छुप कर देखते हैं। वैंग कहता है कि इन लोगों के पास कार हैं और वेपन भी, लगता है ये कोई गैंगस्टर है इस एरिया के। और वैंग कहता है मुझे लगता है कि जहाँ हम जाने वाले हैं वो प्लेस इंसानों से भरी पड़ी है। जायू कहती है हमें उन लोगों को मार देना चाहिए। मियो कहती है कि बस एक बंदे को पकड़ लेना चाहिए और उससे इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए। वैंग कहता है क्यों ना हम खाने के बदले उनसे बातचीत करें। और वो अंदर ही अंदर सोच रहा था कि ये दोनों लड़कियां तो बहुत ज्यादा डरावनी है, मारने की बात पर आ जाती है बार बार। मियो कहती है अगर वो लोग किलर निकले तो वो लोग खाना देखकर तुम पर हमला कर देंगे, क्या पता, और खाने के बदले में तुम्हें मार भी दे। वैंग कहता है अरे तुम चिंता मत करो। वो गाड़ी एक जगह आकर रुक जाती है। वो देखते हैं कि उनके सामने 2 लोग खड़े हैं और वो उन पर अपनी बंदूक के रखता है और कहता है कि अरे तुम दोनों गाड़ी के सामने हो, हिलना मत। और दोनों पीछे देखते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम हिले तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा और अपने हाथ ऊपर करो। और जो वो जायू होती है ना, वो ऊपर बिल्डिंग पर चढ़ गई थी। वो एक स्नाइपर का काम कर रही थी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो वो उन लोगों को तुरंत मार देगी। वो लोग रेफ्यूजी बनने का एक्टिंग कर रहे थे। वैंग कहता है हम दूसरी सिटी से यहाँ पर आए और यहाँ पर कहीं छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं और वो इस सिटी से पास होने के बदले में उन लोगों को कुछ खाना देने के लिए तैयार है। और वो टकला कहता है कि यहाँ पर हर रोज कई सारे लोग आते हैं रेफ्यूजी बनकर और वो लोग यहाँ पर ज़ोंबी से बचने के लिए आते हैं। और तुम क्या देख नहीं पा रहे हो कि हमने कितनी मेहनत करी है ज़ोंबीज को दूर रखने में। तो अगर तुम यहाँ पर आने चाहते हो तो तुम्हें पहले कुछ खाना देना होगा बदले में। और वैंग अपने मन में कहता है मुझे लगा ही था। वैंग कहता है कि हाँ ये लो, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। मियो कहती है तुम मुझे यूं क्यों घूर रहे हैं। और ये चैप्टर यहीं पर एंड हो जाता है। चैप्टर नंबर 61 स्टार्ट होता है और वो आदमी मियाओ की तरफ बढ़ता है और अपने दोस्त को कहता है कि अरे ये लड़की तो बड़ी खूबसूरत है। और तभी उसकी नाक के पास कुछ सुगंध सी आती है और अपनी नाक पर हाथ रख लेता है और कहता है कि अरे ये क्या गंदी स्मेल है, ये कहाँ से आई है, क्या ये तुम में से आई है।
और वो कहता है कि क्या तुम गटर में गिर गई थी, इतनी गंदी स्मेल। वो दोनों अपने नाक पर हाथ रखते हैं और वो बंदा उसका बैग ले लेता है और वो कहता है कि मैं सामान अपने आप ले लूंगा। वैंग एक्टिंग करता है, मेरे भाई प्लीज प्लीज थोड़ा सा खाना हमारे लिए भी छोड़ देना। और वो जो एक आंख वाला होता है वो कहता है कि यार इसमें तो बहुत ज्यादा खाना है। और वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं, यहाँ से चला जा और ये अपनी बदबूदार लड़की को भी अपने साथ ले जा। और वो दूसरा बंदा उस बैग खोलता है, उसके अंदर से बहुत सारा खाना था और वो दोनों खुश हो जाते हैं। इसके अंदर तो बहुत सारे ब्रेड हैं और ये उनके लिए कई दिनों तक काम आ जाएंगे। और वो कहते हैं कि तो ठीक है, फिर हमने तुम्हारा सामान ले लिया है और अब तुम हमारे साथ आ सकते हो। वैंग थोड़ा सा खुश हो जाता है और मियाओ अपने मन में सोचती है कि वैंग का प्लान काम कर गया है और बिना किसी लड़ाई के वो अब उनके साथ जा सकते हैं। वो दोनों गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और मियाओ कहती है कि जायू हमारे लिए कई मिनटों से इंतजार कर रही है, हमें चलना चाहिए। वैंग कहता है कि मियाओ डरो मत, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया है और तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी जैसे खूबसूरत को देखकर ये लोग हिल जाएंगे। और मियाओ कहती है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है। और मियाओ ये भी कहती है कि तुम क्या करोगे इस अपोकलिप्टिक के टाइम पर। वैंग कहता है कि मियाओ तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और मुझे डर लगा था कि वो लोग तुम्हें मारेंगे तुम्हारे सर पर, और ये लोग और इसके मदद से वो लोग तुम्हारे पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। पूछती है ये क्या है। अच्छा ये तो उन लोगों की यहाँ आने से पहले की प्लानिंग है उन दोनों के सामने। और वो वैंग कहता है कि ये है सड़ा हुआ टोफू और सूंघो। वो सूंघती है और उसको बहुत ज्यादा उल्टियां आने लगती है तभी, और वो फिर जाने लगते हैं उन दोनों के सामने। और फिर ये सब होने के बाद वो लोग शेल्टर की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो एक बड़ा सा गेट था और उसमें मेगाफोन में से आवाज आती है, हे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। वैंग चिल्लाकर कहता है कि हम यहाँ पर कहीं दूसरी जगह से आए हैं और यहाँ पर हम सेफ जगह को ढूंढ रहे हैं। तभी एक गेट खुलता है, उसके अंदर से दो बॉडीगार्ड से आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों अपने दोनों हाथ खड़े करो। वैंग कहता है कि अरे भाई हमारे पास और खाना नहीं है और हमें प्लीज गोली मत मारना। और फिर एक मोटी सी लगाई आती है, कहती है कि शट अप, ये लोग तुम्हारा खाना नहीं छीनने वाले, वो तो बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और मोटी लगाई कहती है कि तुम्हारा आईडी कार्ड दिखाओ। वैंग कहता है कि वो चीजें तो कब की गुम हो गई। वो मोटी लगाई कहती है कि तुम पागल हो क्या सुअर कहीं के। और वो उसे कागज देती है और कहती है ये लो और अपना नाम, जेंडर, एज और कहाँ तुम पैदा हुए वो लिख दो। और वो अपने नाक पर उंगली रखती है और कहती है कि क्या तुम गटर में गिर गए थे, इतनी गंदी स्मेल कहाँ से आ रही है। और वैंग कहता है कि वो क्योंकि वो कई दिनों से नहीं नहाए है ना, इसीलिए ऐसी स्मेल आ रही है। वो कहते हैं कि हम लोगों को भी तुम जैसे लोगों को अंदर लेना पड़ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ अंदर कई सारे रूल है और अगर तुम्हें वहाँ रहना है तो तुम्हें हमारे बॉस ये के लिए काम करना पड़ेगा। और उसका नाम लेते हुए शर्माने लगती है। और वैंग पूछता है कि वो जानना चाहता है कि आखिरकार उनको क्या काम करना पड़ेगा और ये सोचने लगता है कि ये जिन का इस सिटी का लीडर होगा। वो मोटी लगाई कहती है कि यहाँ पर कई तरह के काम हैं और तुम्हें कई तरह के काम करने पर पैसे मिल सकते हैं। और वो एक नोट दिखाती है, ये देखो ये है गोल्ड, ये कॉइन और ये है यहाँ की करेंसी और तुम यहाँ पर काम करके ये कमा सकते हो और तुम यहाँ पर कई सारी चीजें खरीद सकते हो। तुम या तो अपने खाने के बदले सामान ले सकते हो या फिर ये पैसों के बदले में। वैंग देखता है कि लगता है ये जिन ये बहुत ज्यादा स्मार्ट है और उसने कई सारे मैनेजमेंट सिस्टम बना रखे हैं और उसका मन कर रहा है कि वो अंदर जाकर देखे। वैन कहता है कि थैंक यू बड़ी बहन, हम समझ गए हैं और हम बहुत मेहनत करेंगे मिस्टर जिन ये के लिए। वो मोटी लगाई कहती है कि तुमने मुझे बड़ी बहन क्यों कहा, मैं तो तुमसे 2-3 साल छोटी हूँ। वैन कहता है सॉरी 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 छोटी बहन। वो मोटी लगाई फिर से कहती है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें वफादारी से काम करना होगा और यहाँ पर चोरी चकारी और रोबरी करना सब जुर्म माना जाता है। और अगर तुम कोई भी हो, अगर तुमने कोई क्राइम कर दिया ना तो तुम वहीं के वहीं उड़ा दिए जाओगे, समझे। वैन कहता है कि हाँ हम समझ गए, हम उस तरह के लोग नहीं हैं। और मियाओ भी कहती है कि चिंता मत करो, हम कभी भी कोई लॉ नहीं तोड़ेंगे और कभी भी कोई क्राइम नहीं करेंगे। वैन उस शेल्टर के अंदर चला जाता है। मियाओ सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पर आ ही गए हैं और वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और आसपास बहुत सारे लोग। वैन कहता है कि लगता है कि ये जगह बहुत ज्यादा शांत है और यहाँ पर जो दीवार खड़ी करी गई है वो भी बहुत ज्यादा मजबूत है। और मियाओ कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, बाहर और अंदर का माहौल बहुत ज्यादा अलग है और कम से कम तुम यहाँ पर तो आराम से सो सकते हो बिना कोई आवाज के। मियाओ ओ वैन कहता है कि हमें जल्दी करनी पड़ेगी और जियाओ और मेंटर को यहाँ पर लाना चाहिए। मियाओ कहती है कि रुक जाओ कुछ तो गड़बड़ है। वैंगबिन जरा उधर तो देखो। और वो देखते हैं कि बहुत सारे पतले दुबले लोग काम कर रहे थे। और मियाओ कहती है देखो इन लोगों को तो इतने ज्यादा हड्डियां दिख रही है इनकी, ये तो पूरे कागज से भी पतले लग रहे हैं, देखा तुमने। और वो है सब्जियों का कारखाना, लगता है ये जगह में खाने की थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे। और पक्का जहाँ पर वो बॉडीगार्ड खड़े हैं ना वहाँ पर का फूड है और वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होगा और वहाँ पर कोई आ भी नहीं सकता है सिवाय जिनिए के। और तभी एक लाल शर्ट पहने वाला बंदा पूछता है कि क्या तुम ये रेफ्यूजी हो, यहाँ पर नहीं नए आए हो। और वो कहता है कि आओ यहाँ पर आ जाओ और मैं तुम्हें कुछ काम देता हूँ।
ऑफिसर मियाओ को वैंग कहता है कि चलो एक बार उधर जाकर एक बार देख तो आए। वैन कहता है कि हेलो, हाँ हम अब नए नए आए हैं यहाँ पर, और क्या तुम हमें कोई अच्छी सी जॉब दे सकते हो? वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर 300 लोग हैं और सारे की सारी जॉब्स वो ही उन लोगों को देता है। और वो एक कागज निकालता है और कहता है कि ये रहा जॉब, इनमें जॉब है और तुम चूज कर सकते हो तुम्हें कौन सी जॉब करनी है, और साइड में लिखा है कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे उस जॉब के करने पर। वो देखता है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा काम है करने को। उस पर कई सारी चीज लिखी थी, जैसे कि आर्म गार्ड बनना और झाड़ू लगाना, या फिर ड्राइवर बनना, या फिर खेती करना, या फिर मजदूर बनना, और उनके साइड में पैसे रखे हुए थे। और वो कहता है कि वो एक और जॉब उन्हें बता सकता है, और अगर तुम वो करना चाहते हो तो तुम, और वो ये भी कहता है कि अगर तुम इनमें से कोई जॉब नहीं करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है, और तुम्हारी मर्जी ये भी है कि अगर तुम काम नहीं करना चाहते हो तो कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं, और हमें यहाँ पर रहने और खाने के पैसे लगते हैं, और अगर तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं आएंगे, और पैसे नहीं आएंगे तो तुम यहाँ पर भूखे मर जाओगे। तुम्हें समझ में आया? वैन कहता है कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मंथली रहने के पैसे कितने लगते हैं? वो कहता है कि यहाँ पर हर रोज रहने के पैसे लगते हैं, और यहाँ पर एक सबसे सस्ती बिल्डिंग है जो पूरी बनी नहीं है, लेकिन वहाँ पर 12 घंटे रहने के लिए उन लोगों को 5 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। वैन कहता है कि क्या 5? लेकिन यहाँ पर तो और भी कई सारी जॉब है जो सिर्फ 6 सोने के सिक्के मतलब रुपए देती हैं हर दिन के। और वो बंदा कहता है कि ये प्राइस उसने सेट नहीं किया है, अगर तुम्हें अच्छे से सोना है और अच्छे से काम करना है तुम उस जगह को ले सकते हो। और वो बंदा ये भी कहता है कि और अगर तुमने मुझसे कोई जॉब ले ली ना तो 2 रुपए तो मैं भी ले लेता हूँ सिर्फ जॉब देने के। और वह कहने लगता है, अरे रहने दो भाई, रहने दो, हम तो यहीं पर सो जाएंगे सड़क पर। वो बंदा कहता है कि क्या सड़क पर सोओगे? लड़के, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं। यहाँ पर आराम से सोने का तो सोच दिमाग से निकाल दो, क्योंकि यहाँ पर आराम तुम्हें पता चल जाएगा जब रात होगी। और वह कहता है कि लेकिन उस मोटी लगाई ने तो कहा था कि यहाँ पर चोरी करना और इलीगल काम करना मना है। और वो बंदा कहता है कि वो तो सिर्फ तुम्हारे लिए है, लेकिन और लोगों के लिए नहीं है। देखो इन लोगों को, उस लीडर के आदमियों के अलावा बाकी सारे कितने दुबले पतले हैं, और तुम यहाँ पर जो बहुत ज्यादा मेहनत कर कर काम करते हो उससे तुम्हें इतने पैसे नहीं मिलते हैं तुम खाना खरीद पाओ, और तुम इन लोगों की तरह दुबले पतले और गरीब भूखे बन जाते हो। और ये जो भूखे लोग हैं ना बहुत ज्यादा गंदे काम करते हैं, और मैं बस तुम्हें यहाँ की असलियत बता रहा हूँ जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। पहले वो लोग सारे पैसे ले लेते थे काम करने के बाद खाने के बदले, और जब पैसे नहीं रहते थे कहीं पर रहने के लिए तो वो लोग एक कोने में जाकर आराम करने लगते। और जैसे ही रात होती, चैप्टर नंबर 63, और जैसे ही रात होती बुरी चीजें शुरू होना चालू हो जाता। उसकी जो टांगे थी वो काट ली जाती जब वो सो रहा था। जब वो उठा देखता उसकी टांगे नहीं, और मेरा दिमाग घूम जाता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, और ये कभी भी हो सकता है। तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, क्या तुम मेरी बातों पे यकीन नहीं कर रहे? मैंने जो तुमसे कहा है ये सब सच है। वो दोनों थोड़ा सा मुंह बनाने लगते हैं कि इसका झूठ बोल रहा है। और वह कहता है कि तो आखिरकार उसने अपनी टांगे कैसे खो दी? क्या वो बेहोश हो गया था? और वो बंदा कहने लगता है वो उसे मालूम नहीं है, लेकिन ये यहीं पर हुआ था थोड़ी आगे पर। और वो वैंग कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या? तो वो पैसा कमाना चाहता है और वो एक बॉडीगार्ड बनेगा, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पैसा देने वाली जॉब है। और मियाओ भी कहती है कि वो भी इसी जॉब को करना चाहती है। वो दोनों सोचने लगते हैं अपने मन में। मियाओ ने भी वही सोचा जो मैं सोच रहा था, अगर वो लोग बॉडीगार्ड बन गए तो वो सोने के पास आसानी से पहुंच सकते हैं। और वो जो लाल शर्ट वाला होता है वो कहता है कि छोटे बच्चे, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है बॉडीगार्ड बनने की। तुम्हें लगता क्या तुम इतने दुबले पतले हो? और ये लड़की को देखो, मेरे साथ मजाक मत करो, तुम बॉडीगार्ड बनने के लायक ही नहीं हो। और वो ये भी कहता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, तुम्हारी जो बॉडी है, फेस है, क्यों ना तुम कुछ और काम कर लो, और अगर तुम एक डांसर बनोगी तो मिस्टर जी तुम्हें अपने साथ ले लेंगे और तुम लग्जरी एंजॉय करोगे। और वो ये भी कहता है कि मिस्टर जिनिए इस जगह के लॉर्ड हैं और सभी को उनकी बात सुननी चाहिए, और वही सबसे ज्यादा यहाँ पर खूबसूरत लड़कियों को अपने साथ रखते हैं। और मिस्टर जिनिए है ना, वो बिकनी पार्टी करने वाले हैं बहुत सारी खूबसूरत लड़कियों के साथ, और उसके जो लग्जरियस विला है ना वहाँ पर, और वहाँ के नज़ारे बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। और मियाओ कहती है कि क्या बिकनी पार्टी? वैन कहता है कि नहीं, वो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें बॉडीगार्ड की जॉब ही करनी है, और अगर हम वो नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ से जा रहे हैं। वो बंदा कहता है कि तो ठीक है, तुम इतने ही ज्यादा जिद्दी हो तो मैं तुम्हें जॉब दिलाने में मदद करूंगा, और यहाँ पर कल सुबह आ जाना। मियाओ वो वैंग कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई मियाओ के बारे में, एक नचनिया की जॉब देने के बारे में, क्या उसने कभी अपने पिछवाड़े पे लात नहीं खाई? मियाओ कहती है कि वैंग रुको एक मिनट, और कहती है कि अगर हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई उससे बढ़िया उसे मिस्टर जिन के साथ अकेले मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन उसे
जॉब पर अप्लाई करने के बाद वो जिन्हें को मिल सकती है बड़ी आसानी से। और वैंग भी चौंक जाता है, क्या क्या कहा तुमने? नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मियाओ कहती है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? वैंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ ऐसी चीजें नहीं होने देना चाहता और मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। और वो रोने लगता है और कहने लगता है कि मैंने कभी मियाओ ऑफिसर को बिकनी में नहीं देखा और मैं कैसे इतने घटिया इंसान को इसके मजे लेने दूंगा, मैंने खुद इसको नहीं चखा। और मियाओ उसको मुक्का मारती है क्योंकि उसने अपनी बात है ना वो मन के बजाय उसके सामने बोल दी थी। और तभी कई सारे बॉडीगार्ड और एक गोल्डन कलर की कार आती है और सभी लोग कहते हैं कि ये मिस्टर जीन है, मिस्टर जीन ये है और खाने का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया। और मियाँ उसको पीट ही रही थी और कहती है कि देखो हमारा मकसद आ ही गया है आखिरकार। वह कहते हैं कि ठीक है मुझे छोड़ो, चलो वहीं पर चलते हैं। वो मिस्टर जीन ही कह रहे थे और वो बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेते हैं कि बस बस इससे आगे नहीं आना है, अगर तुम आगे आए तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। और मिस्टर जीन अपने जो गाड़ी में से ऊपर निकलता है। वैंग कहता है कि मियाओ क्या तुम्हें भी लगता है वो जो छड़ी रखा है अपने हाथ में वो सोने की है और जो वो खोपड़ी है उसके अंदर जो हीरे है ना वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसको देखते ही लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा कीमती है। मियाओ कहती है कि क्या सच्ची में वो इतने ज्यादा खूबसूरत हैं और महंगे हैं? वैंग कहता है कि मियाओ ध्यान से देखो और कहता है कि इस दुनिया में खूबसूरत चीज किसको पसंद नहीं है और अगर तुम्हें ये पसंद आई तो मैं उन दोनों चीजों को अपने पास लाने की सोचूंगा ताकि वो एक जेम मियो को दे सके और एक जायू को। मियो कहती है कि अच्छा गुड लक, जाओ। वो छोटा सा बोनस आदमी था यार, ये लीडर कैसे बने? और वो बोना आदमी कहता है कि मेरे शहर के वासियों अब तुम्हारा खाने का टाइम आ चुका है। अरे इसके तो बाल भी नहीं है। क्या भैया क्या रोमोटी सी लगाई इसके लिए शर्मा रही थी। और क्या तुम लोगों ने अच्छे से व्यवहार किया है और खाने अच्छे से मेहनत करी है पैसा कमाने के लिए? यार देखो तो पूरा सोने से लदा हुआ है, सोने का क्राउन, सोने की चैन, बेल्ट सोने की, जूते सोने के। अरे भाई साहब ये तो दांत भी सोने का रखा हुआ। और वो कहता है कि और जिन लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत करी है सिर्फ वही इज्जत के हकदार हैं और उन्हीं लोगों को खाने को मिलेगा। और वहाँ पर लोग चिल्लाने लगते हैं कि खाना खाना खाना। और एक बंदा कहता है कि देखो मेरे पास सोने का कपड़ा है, मैं आपके लिए ये लेकर आया। चैप्टर नंबर 64। वैंग अपने मन में सोचता है कि उसने तो सोचा था कि कोई हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर होगा वो जो मोटी लगाई बता रही थी, लेकिन ये तो पिद्दू सा निकला, बोना निकला, ये तो चूहे की तरह है। वैंग कहता है कि लगता है ये लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं और ये थोड़े से पागल से भी लग रहे हैं, जोम्बी से भी ज्यादा पागल दिख रहे हैं। और मिस्टर जीन ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा शातिर है। और मियाओ कहती है कि उसने खाने को का इस्तेमाल किया, इन लोगों को काम पर लगाया। पहले जब वर्ल्ड तबाह नहीं हुआ था ना तब ये बंदा एक रियल स्टेट बास्टर्ड था और मैंने इसको कई बार जेल में भी डाला था। वैंग कहता है क्या तुमने इस बंदे को जेल में डाला था, इस पिद्दू को? मियाओ कहती है कि ये पहले से ही बहुत ज्यादा पावरफुल था और जब ये वर्ल्ड में ज़ॉम्बीज़ आए तो इसने अपने जितने ज्यादा घटिया मेथड हो सकते हैं उनका इस्तेमाल किया। और वो मिस्टर जी ने, अरे इसको तो पिद्दू कहूंगा यार, वो कहता है कि सुनो मेरी बात, सभी लाइन बनाएंगे और अपने जो तुम्हारे पास पैसे हैं उन्हें मुझे दोगे और फिर खाना लेकर जाओगे, समझ में आया? और तभी एक लगाई महिला आती है और अपने उसके साथ बच्चा भी होता है। वो कहती है कि उसे 2 कटोरे सूप के चाहिए हैं। वो बंदा कहता है कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं ना उनमें तो सिर्फ एक ही सूप आ सकता है। और वो कहती है कि क्या, लेकिन 2 सूप का प्राइस तो 2 गोल्ड कॉइन था ना, लेकिन अब ये 4 और उसके पास 4 गोल्ड कॉइन है तो 2 सूप आने चाहिए ना। वो चश्मे वाला बंदा कहता है कि ये खाना है ना ये मिस्टर पिद्दू मिस्टर जीनी है के भाइयों ने अपनी जान पर खेल कर ढूंढा है और तुम सभी लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना ज्यादा महंगा होगा। वो महिला कहती है कि लेकिन मेरे बेटे ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, क्या तुम अब की बार थोड़ी सी रहम नहीं कर सकते? और अब पीछे लाइन में लगे थे लोग वो कहने लगते हैं कि तुम इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रहे हो, अगर खाना नहीं कर सकते तो हट जाओ यहाँ से। और वो एक ही सूप लेकर चली जाती है। वैंग अपने मन में सोचता है कि इन लोगों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है और इतनी मेहनत करने के बाद सिर्फ एक कटोरा सूप का खरीद पाई है। और वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जब वो अपना कटोरा लेने जाती है वो महिला वो कहती है कि प्लीज मेरी थोड़ी सी मदद कर दो, थोड़ा सा और डाल दो, मेरा बेटा भूखा है, कई दिनों से उसने खाया नहीं है, प्लीज। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम्हें पसंद आए या ना आए लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ और जाओ यहाँ से अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है। और वो कटोरे को लेकर जाती है और कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा थोड़ा है और वो अपनी भूख को थोड़ा सा और दिनों तक सहन कर सकती है। और वो अपने बेटे को वो सूप खिलाने लगती है और कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम भूखे हो। और वैंग बिंग उसके पीछे आ जाता है। वो कहती है कि क्या मेरे पीछे कोई है? वो कहती है कि कौन हो तुम, मेरा खाना मत लेना। और वैंग बिंग कहता है कि अरे डरिए मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है और मैं तुम्हारा खाना लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो बल्कि तुम्हें कुछ ब्रेड देने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारा ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा ब्रेड नहीं चाहिए। और ऐसे कहकर वो भाग जाती है। वैंग कहता है कि अगर तुम्हें ब्रेड नहीं खाना है तो मैं तुम्हें कुछ और चीज दे सकता हूँ। मियाओ कहती है कि भूल जाओ पैसे में। वैंग बिन लगता है वो बहुत ज्यादा डर गई है
वैंग भी कहता है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वो बहुत ज्यादा भूखी लग रही थी, लेकिन फिर भी उसने खाना नहीं लिया जो वो उसे दे रहा था। मियाओ कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा अजीब लग रही है, तुम्हें नहीं लग रही क्या? वहीं पर कई सारे लोग लाइन में खड़े थे। वो दुबले पतले भूख के मारे यहाँ पर आए हुए थे। उनका बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर जी ये लोग पायनियर ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, और इसका जो चश्मिश साथी होता है काम करता है उसके लिए, वो कहता है कि क्या मैं इन लोगों को कल से काम पर लगा दूं, क्या कहते हो आप? और वो मिस्टर जी ने कहता है कि अच्छा आइडिया है, और वो गंदी सी स्माइल देता है और कहता है कि तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि पायनियर ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो तुमने अपना मन मना ही लिया ना? और वो लोग कहते हैं कि जी हाँ, हम ज्वाइन करना चाहते हैं, और क्या अब उन लोगों को ब्रेड मिल सकता है? मिस्टर जी ने कहता है कि हाँ क्यों नहीं, इनको ब्रेड दिया जाए, जो लोग अपने आप ज्वाइन करेंगे उनको ब्रेड ही दिया जाएगा। और जो उनका बॉडीगार्ड होता है वो ब्रेड एक टेबल पर बहुत सारे फेंक देता है। वो ब्रेड थोड़े से खराब से थे, और वो लोग कहते हैं कि क्या ये ब्रेड है? और वो लोग कहते हैं हाँ ये ब्रेड है, ये ब्रेड है। और वो सारे छीना झपटी करने लगते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, अरे ये मेरा है, तुम मत लो। और मिस्टर जी ने ये कहता है कि अगर ये भागने की कोशिश करें तो इन लोगों को वहीं पर मार देना। वो अपने चश्मिश एम्प्लॉय को कहता है, और वो बॉडीगार्ड कहता है कि आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और तभी उसके सामने एक आदमी सा आ जाता है। वो मिस्टर जी ने कहता है कि ये तो डांजू है ना, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जो चश्मिश कहता है कि अरे बेवकूफ, दिख नहीं रहा क्या? मिस्टर जी ने आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मिस्टर जी ने कहता है कि अरे रे रे रे, इतना जोर से मत चिल्लाओ, आखिर ये बंदा तो है ही हमारा, ये अच्छा बच्चा है। और वो जो होता है बंदा डांजू, वो अपने घुटनों पर आकर उसके सामने भीख मांगता है, सर लॉर्ड जी ने प्लीज मेरे मदद करो, उसकी फैमिली को बचा लो, उसे एक डॉक्टर चाहिए है, और वो उसके बदले में उसका एक घोड़ा बनने के लिए तैयार है। चैप्टर 65 स्टार्ट होता है। वो मिस्टर जी ने पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी छोटी लड़की के साथ हुआ क्या है? खड़े हो और मुझे आराम से बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो कहता है कि उसकी छोटी लड़की को कई दिनों से बुखार है, और अब वो बहुत ज्यादा वीक होती जा रही है, और अब वो मिस्टर जी ने की मदद चाहता है एक डॉक्टर ढूंढने में के लिए, और वो दवाइयाँ भी चाहता है। मिस्टर जी ने कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात हो गई, और उसे कहना कि यहाँ पर आ जाए, और उसको अकेले यहाँ आने को कहना, ताकि वो उसकी बीमारी देख सके, और मैं ये भी ध्यान रखूंगा कि वो अच्छा खाएगी और चरचरा भी। और वो डांजो कहता है कि मिस्टर जी ने मेरी छोटी बहन बहन बस 15 साल की है, वो अभी इतनी बड़ी नहीं हुई है, और आप जो कह रहे हैं कि, और वो मिस्टर जी ने उसे रोक देता है कि, और कहता है कि डांजो, मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छे भाई हो, और तुम उसे नहीं बेच सकते, आखिरकार ये तुम्हारी फैमिली का सवाल है। और डांजू ये कहता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और कोई साधु नहीं हूँ, और मेरे प्रॉफिट का क्या? अगर तुम अपनी बहन को भेजने के लिए तैयार नहीं हो तो तुम अपने आप को भी मेरे हवाले कर सकते हो, और अगर तुम पायनियर ग्रुप ज्वाइन करोगे तो मैं अपने पर्सनल डॉक्टर को तुम्हारी बहन का इलाज करने को कहूंगा। और उसके पास कोई चारा नहीं होता है, और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि वो पायनियर ड्रीम को ज्वाइन करेगा दोबारा से। और जो वो मिस्टर चेनी होता है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत बढ़िया, तो कल तुम यहाँ से चले जाओगे, और मैं तभी अपने जो डॉक्टर है तुम्हारी बहन को देखने के लिए भेज दूंगा। और मिस्टर जी ये भी कहता है कि याद रहे और कोई चिल्लाके करने की कोशिश मत करना हो, नहीं तो तुम्हारी बहन। और जो पायन मिस्टर जी होता है कहता है कि तो ठीक है, फिर हम यहाँ से जा रहे हैं। और वहीं पर बहुत सारे लोग खड़े होकर देख रहे थे और कहते हैं कि मुझे नहीं मालूम था कि डांजू दोबारा से इस पायनियर ग्रुप को ज्वाइन करेगा। वहाँ पर वैंग भी होता है, और वो लोग ये भी बात कर रहे थे कि वो अपनी बहन के लिए ये कर रहा है, वो एक अच्छा भाई है, और पायनियर ग्रुप ज्वाइन करना ऐसा है जैसे 9 मरे लोगों के साथ काम करना हो, और अगर ये इतना मुश्किल नहीं होता ना तो सभी लोग पायनियर ग्रुप को ज्वाइन कर लेते। और पिछली बार यही अकेला बंदा वापस आया था पायनियर ग्रुप ज्वाइन करने के बाद, और अब की बार शायद वो इतना लकी ना हो पिछली बार की तरह। और वो ये भी कहते हैं कि मिस्टर जिन बहुत ज्यादा क्रूल है, और कैसे वो इन लोगों को मरने के लिए भेज सकता है। वांग ये सभी बातें सुन रहा था, और उसे पता लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे जोम्बीज हैं, सबसे ज्यादा वहीं पर है। और वो बंदा अपने घर जाता है, और उसकी बहन बहुत ज्यादा बीमार थी, और अपनी बहन के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम थोड़ा सा वेट करो, डॉक्टर आने वाला है, डॉक्टर पक्का आएगा, कल पक्का आएगा, और वो तुम्हारा इलाज जरूर करेगा। ये सब मेरी गलती है, मेरे पास ही खाना नहीं था तुम्हारे भूख मिटाने के लिए, और तुमने सड़ा हुआ खाना खा लिया और तुम बीमार हो गई। और उसकी बहन कहती है कि तुम इस शहर के बाहर मत जाना, बहुत ज्यादा खतरा है बाहर। वो डांजू कहता है कि अरे पागल लड़की, मैं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ मिस्टर जी ने कहा मैं बॉडीगार्ड बनने वाला हूँ, और मुझे इस शहर के बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी उसके दरवाजे पर ठक ठक होती है, अरे कौन है बाहर, कौन है? और वो वैंग और मियाओ होती है। और वैंग कहता है कि अरे रे मुझे माफ करना, मुझे नहीं मालूम था कि आपका डोर इतना कमजोर है, और वो टूट गया, मैं इसे ठीक करवा दूंगा। और वो डंडा उठा लेता है और कहता है कि बकवास बंदा
करना बंद करो। आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम्हें मिस्टर जीनी ने भेजा है? वह कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैंने सुना था कि तुम दवाइयाँ ढूंढ रहे हो, इसीलिए मैं दूसरी सिटी में गया था, वहाँ से मुझे दवाइयाँ मिल गई, इसीलिए मैं आ गया हूँ। और जो मियाँ होती है कहती है कि ये तो इसकी सिस्टर है और इसका तो बुखार बहुत ज्यादा मुझे खराब लग रहा है। वो वहीं पर बेड पर पड़ी थी और वो जो डांजू होता है कहता है कि बकवास करना बंद करो, जो तुम ये मेडिसिन ले रखे हो ना, इसके बदले में तुम मुझसे क्या चाहते हो? और वो उन पर डंडा तान देता है और कहता है कि क्या कर रहे हो तुम, मेरी बहन से दूर रहो। और मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन अगर तुम एक कदम और आगे रखोगे ना तो मैं तुम्हें पीटूंगा और फिर मुझे ब्लेम मत करना कि तुमने मुझे मारा क्यों। मियाँ कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो, तुम तो मेरी सासू माँ के जैसे हो और तुम्हारी जो छोटी बहन है ना उसको फीवर है अभी, तो अभी तुम्हें अपनी बहन की जान बचाने पर ध्यान देना होगा और तुम थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें देखने दो। और वो डांजो कहता है कि तुम मेरी बहन को बचाने के लिए सच्ची में आए हो? तुम लोग इतने दयालु कैसे हो? वह कहता है कि उसके बदले में हम बस तुमसे कुछ पूछने वाले हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि तुम्हारी बहन की जान बचाई जाए, इसीलिए तुम मिस्टर जो जीनी है ना उसकी रिक्वेस्ट कैंसिल कर दो और तुम हमारे साथ जुड़ जाओ और तुम एक अच्छे इंसान हो और वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता है। और जो ये डांजो होता है अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये कह तो सही रहे हैं, वो मिस्टर जेनियो है ना वो उसे डिजर्व नहीं करता है और वो उनके सामने भीख मांगता है, प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो। और जो मियाँ होती है उसके पास जाती है और देखती है इसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा हाई है और वो कम से कम 40 डिग्री था। और मियाँ कहती है कि क्या तुमने इसकी बॉडी को ठंडा करने की कोशिश करी? वो कहता है कि ये क्या होता है। चैप्टर नंबर 66 स्टार्ट होता है और मियाँ चिल्लाने लगती है कि तुम्हें इतना भी नहीं मालूम क्या, तुम अपनी बहन का ध्यान कैसे रखते हो, ये मजाक नहीं है। और डांजू कहने लगता है सॉरी सॉरी, मुझे नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए। वह कहने लगता है कि जल्दी करो, ये लो, ये है एंटी फीवर मेडिसिन, इसे दे दो, उसका बुखार उतरने लगेगा। और मियाँ फिर से चिल्लाने लगती है कि अरे पागल, अभी भी यहीं पर खड़ा है, जाओ और एक पानी लेकर आओ कटोरे में। और वो कहती है कि पानी देने के बाद तुम दोनों में से कोई भी अंदर मत आना। और वो दोनों कहते हैं ठीक है हम समझ गए। और वो फिर उसके पूरे बदन को पानी से साफ करती है और अब सोचती है कि बुखार थोड़ा थोड़ा तो कम हुआ है। और वो दोनों जब कमरे में आते हैं और पूछते हैं कि क्या ये हो गया पूरा, और जो वैंग बिंग होता है वो मियाँ को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और वो कहती है कि वो इतना भी मुश्किल नहीं था। और वो डांजू होता है वो कहता है कि अच्छा हुआ इसका फीवर अभी कम हो गया है। और वो उनके सामने घुटने टेकता है और कहता है कि तुम दोनों का धन्यवाद और तुम्हें जो चाहिए वो उसे दे सकता है, वो देगा, तुमने जो उसकी छोटी बहन की जान बचाई है। और वो कहता है कि अब उसकी फैमिली में बस उसकी एक छोटी सिस्टर ही बची है, तुमने उसकी जान बचाई है तो तुमने मेरी जान बचाई है और अब मेरी जान तुम्हारी है। वैंग कहता है कि तुम्हें ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें फ्री में मदद नहीं लेंगे। और मियाँ कहती है कि ठीक है उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। और मियाँ वो वैंग कहता है कि ये लो और मतलब खड़े हो और चलो हम कुछ बातें करते हैं। वो डांजू कहता है कि मैं तुम लोगों को नहीं जानता कि तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन तुम जो भी कहोगे वो मैं पूरी शिद्दत से करने की पूरी कोशिश करूंगा। वैंग कहता है कि तुम यहाँ पर कई अच्छे खासे दिनों से यहाँ पर रह रहे हो और हमें बस ये जानना है कि इस जगह की सिचुएशन कैसी है और जितना तुम डिटेल में बता सकोगे उतना बेहतर होगा। और वो डांजू कहता है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे कहोगे कि किसी लोगों को मार दो और या फिर सामान इस सिटी से दूसरी सिटी ले जाओ या फिर किसी को किडनैप करने को कहोगे। और वैंग सोचने लगता है कि और वैंग कहता है कि अगर तुम अपनी बातें और ऐसी कंटिन्यू करते रहोगे ना तो मुझे चक्कर आ जाएंगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हें हमसे मिलाना भूल ही गया, मेरा नाम है वैंगबिन और ये है मेरी दोस्त मियाऊ और ये पहले एक पुलिस ऑफिसर थी और तुम इसे भी मियाऊ कह सकते हो। तो डांजू कहता है कि आखिरकार तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। मेरा नाम है ली डांजू और ये मेरी बहन है ली जाइलू और ये बस मेरी फैमिली की आखिरी है। वैंग कहता है कि अरे छोड़ो यार, चलो हम बैठते हैं और थोड़ा सा तुम्हारे लिए तोहफा हो जाए। और वो उसे एक कोका कोला देता है और वो कहता है कि अगर मेरा गैस ठीक है तो ये कोका कोला मेरे लिए। और वो कहता है कि अरे धीरे धीरे, यहाँ पर और ज्यादा लोग भी हो सकते हैं और ये बातें वो सुन सकते हैं। जाओ कहती है कि अरे तुम और लोगों को बुलाना चाहते हो चिल्ला चिल्ला कर। और वो डांजो कहता है कि ये वो अपनी बहन को देगा, उसे ये पीना बहुत ज्यादा पसंद था। वैंग अपने मन में सोचता है कि ये हट्टा कट्टा इंसान है लेकिन अपनी बहन के बारे में इतना सोचता है और ये मतलब बुरा नहीं होगा, अच्छा इंसान होगा। और वो पूछते हैं कि क्या तुम पहले वॉरियर थे ये अपोकलिप्टिक होने से पहले? और वो डांजू कहता है कि हाँ मैं पहले एक सोल्जर था। और मियाँ कहती है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉडी देखकर ही लगा था कि तुम एक सोल्जर होगे। और डांजू कहता है कि हाँ लेकिन वो रिटायर हो गया है क्योंकि को चोट लग गई थी। वो वैंग कहता है कि इसीलिए मिस्टर जिन तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट करता था, तुम्हारे जो फेस पर इतना घाव है ना वो तुम्हारे मिलिट्री की निशानी दिखा रहा है। डांजू कहता है कि ये स्कार तो ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ाई करते हुए लग गया था जब वो पायनियर ग्रुप में था। वैंग कहता है कि ये पायनियर ग्रुप क्या चीज है और ये क्या काम करती है?
क्या ये और लोग ज़ॉम्बीज़ को मारती है खाने की तलाश में? और वो डांजो बताता है कि यहाँ पर करोड़ों ज़ॉम्बीज़ हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट में और वो इतने लोगों को कैसे मार सकते हैं। और मिस्टर जिन के पास बहुत ज्यादा खाना है लेकिन वो किसी और को देता नहीं है और वो बस अपने साथियों को जो उसके नीचे काम करते हैं उन्हीं को देता है। और ये लोग होते हैं पायनियर ग्रुप के। वो लोग नॉर्दर्न सिटी में जाते हैं सोने की तलाश में। वैंग कहता है क्या सोने की तलाश में? मुझे लगता है ये बंदा सोने से बहुत ज्यादा प्यार करता है। सर से लेके पांव तक सोना ही सोना पहना हुआ था। मियाओ कहती है कि ज़ॉम्बी से पहले भी ये ऐसा ही इंसान था और इसका नाम जिनिए है और ये पहले रियल एस्टेट में काम करता था और उसने अपना नाम कभी नहीं बदला क्योंकि उसको पैसे मिले थे और वो बहुत ज्यादा गंदे तरीकों से पैसे कमाता था और उसके नीचे कई 100 गुंडे काम करते थे। वो पहले से बहुत ज्यादा फेमस था क्योंकि उसने कई सारे रियल एस्टेट के जो बड़े बड़े दिग्गज थे ना उन लोगों को भी पहले धूल चढ़ाई थी ज़ॉम्बी से पहले। और उसके बाद वो बंदा ज्यादा सोने से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसका तो टॉयलेट भी सोने का बना है और जो टॉयलेट पेपर है वो भी सोने का बना है और उसके घर में बहुत सारा सामान सोने का है। वैंग कहता है कि आखिरकार उसने क्या क्राइम किया था जो वो पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। मियाओ कहती है कि इतनी सारी गलतियां करी है कि एक रात तक बताई जाए तब भी पूरी नहीं होगी। एक दिन उसने उसे किसी को धमकाते हुए पकड़ लिया और वो उसी को लिटिल ब्यूटी कहता है और वो बिट्टू कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं है कि मेरी पैसों की ताकत का अंदाजा नहीं है और मैं अपनी जो ताकत का इस्तेमाल करके यूं चुटकी में बाहर निकल जाऊंगा और तुम देखती रह जाओगी और जब मैं बाहर निकलूंगा ना तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खुश करूंगा। और वो गलत सल सा मुंह बनाने लगता है। वैंग कहता है कि ये कुत्ता साला ये तुम्हें हैप्पी बनाएगा खुश करेगा इसको तो मैं अभी बनाता हूँ। और मियाओ कहती है कि अरे बिना कुछ सोचे समझे उल्टे सीधे काम मत करो मुझे अपना काम करने दो। और मियाओ ने उसको जेल में बंद कर दिया लेकिन वो अंदर से ही माफिया जो अपने लोग थे उनको कंट्रोल करने लगा और जब ज़ॉम्बीज़ आए तो अपने लोगों की मदद से भाग गया। उसने अपने जो साथी को भी मार दिया और खुद राजा सा बन गया और उसने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पर उसे मिल जाएगा और यहाँ पर राजा बना बैठा है। यहाँ पर वो डांजू कहता है कि वैंगविन तुम्हें उससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास अच्छा खासा खाना है और उसके पास कई सारे बहुत ज्यादा बढ़िया वेपन है और उसके पास तो टैंक भी है। वैंगविन कहता है कि अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो तुमने उसकी टीम ज्वाइन क्यों नहीं करी? तुम्हारी जो सिस्टर है उसकी लाइफ भी बच जाती और अब वो मजे से खा पी रही होती। डांजू कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि इस सिटी में लोग क्या खाते हैं? और वैंग कहता है शायद चूहे का मीट खाते होंगे उस सूप के अंदर डालकर। और वो डांजू कहता है कि अगर ये रेड मीट होता ना तब भी वो उसे खा लेता लेकिन ये तो वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। डांजू कहता है कि यहाँ पर खाने के लिए तुम्हें पैसे लगेंगे और हर रोज कोई ना कोई होगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे खाने के लिए। और मिस्टर जीनिए उन्हीं लोगों के पीछे जाता है और मिस्टर जीनिए उन लोगों को वादा करता है कि जैसे ही वो पाइनर टीम को ज्वाइन करेंगे और ऑपरेशन पर जाना शुरू कर देंगे तो वो लोग जो एक्सपायर हुआ ब्रेड है ना वो जीनियो के घर में से उठा सकते हैं। और ये लोग जिन लोगों पर काम की कमी होती है उनको लड़ाई तो करना आता ही नहीं और वो जब जाते हैं और पहले उसे समझ नहीं आया था कि ये लोग पायनियर टीम में क्यों भेजे जाते हैं और फिर उसे पिछले महीने पता चला कि जब उसको खुद पायनियर टीम में जाना पड़ा जबरदस्ती और जाने के बाद उसे पता चला कि और एक ये पैर सा ज़ॉम्बीज़ का दिखा जाता है और वो जब पता चला कि जो ये पायनियर टीम में जो लोग होते हैं उनका एक ही मकसद होता है कि पायनियर टीम में ज्वाइन करने का कि वो जो बड़ा ज़ॉम्बीज़ है ना किंग ऑफ ज़ॉम्बी वो उनका चारा बने। और जो वो ज़ॉम्बी किंग है वो बहुत ज्यादा भूखा है और वो लोग जिन लोगों पर पहले भूख के मारे लड़ने की क्षमता नहीं होती है वो लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कर दिए जाते हैं ताकि वो ज़ॉम्बी किंग उन लोगों को देखकर उनकी तरफ भागे और इसी का फायदा उठाकर जो बाकी लोग हैं सोने की तलाश करें। वह कहता है कि क्या किंग ऑफ ज़ॉम्बीज़? मियाओ कहती है कि ये किंग ऑफ ज़ॉम्बीज़ क्या होता है? वो डांजो कहता है कि वो नॉर्मल ज़ॉम्बी से कई गुना ज्यादा बड़े होते हैं और उनकी जो स्पीड और होती है वो बहुत ज्यादा तेज होती है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। और मैं थोड़ा स्पेशल वॉरियर था इसीलिए मैं अपनी स्किल की मदद से अपने आप को बचाकर भाग गया। और जब उसे मालूम पड़ा कि वो एक चारा था बस उसे गुस्सा आया लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था लेकिन वो बड़ी मुश्किल से किंग ऑफ ज़ॉम्बी से भाग